So doctor, my first question is, मेरी ड्राई स्किन है, हाँ, तो हाउ वुड आई नो कि मेरे लिए ये क्लेंजर ठीक है? ऐसा फेस वॉश या क्लेंजर देखिए जिसके अंदर सल्फेट फ्री लिखा है, पैराबेन फ्री लिखा है, सोप फ्री लिखा है। पहले बोला करते थे कि एक्ने जो है ना वो प्यूबर्टी एज ग्रुप में होता है आपके हार्मोनल चेंजेस के कारण, राइट? बट नाउअडेज द डेफिनेशन हैज चेंज। तो ऐसा कोई एज बार नहीं है कि एक्ने यंग टीनेजर्स को ही होता है, कोई भी एज पे एक्ने हो सकता है। तो खाने में कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड कर देनी चाहिए? सबसे पहले आप ये 3 चीज़ें बंद करो, विच इज़ शुगर, मैदा, विच यूजुअली पीपल ब्रेड्स और सैंडविचेस के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, एंड मिल्क। और ये स्किन बैरियर डैमेज ये क्या होता है, इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है? अगर आपका स्किन का बैरियर इम्पेयर्ड है किसी भी वजह से, जिसके कारण स्किन में इरिटेशन होना, दाने होना, इचिंग होना, रेडनेस होना, ये स्टार्ट हो जाता है, तो दैट इज वेयर द रोल ऑफ स्किन बैरियर कम्स। और आजकल द वर्ल्ड इज क्रेजी अबाउट ग्लोइंग स्किन। ये जो मार्केटिंग में फिल्टर्स लगा रहे हैं इंस्टाग्राम पे और आपको कोरियन फेशियल एंड इसके नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हेल्दी स्किन इज व्हाट वी ऑल नीड। पहले इतने लाइट कलर के थे, अब आप डार्क कर टोन हो गए हो, तो हम उसको उस पर बेटर ला सकते हैं, लेकिन देयर इज नथिंग कॉल्ड फेयरनेस। एवरीबडी कैन जस्ट से कि हाँ मुझे बहुत हेयर फॉल हो रहा है। जैसे मेरे पास पेशेंट आएगा, वो बोलेगा कि मैम मैं ना अभी हॉस्टल शिफ्ट हुआ हूँ, यहाँ के पानी से मुझे हेयर फॉल होने लगा है। तो मैं उनको ये बोलती हूँ, ये पानी नहीं है, इट इज द एनवायरमेंटल चेंज दैट हैज ट्रिगर्ड योर हेयर फॉल। एनवायरमेंट में टेम्परेचर लो होगा तो वो जम जाएगा, और प्लस आप विंटर्स में इनफ्रीक्वेंट वॉशिंग कर रहे हो तो वो और ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, और ज़्यादा डिपॉजिट होगा तो आपका डैंड्रफ हो जाएगा। बोटॉक्स और फिलर्स इतने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, इज इट लाइक फॉर एवरीवन? मेरे पास भी कोई पेशेंट आता है ना तो बोलता है ठीक हो जाएगा। मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ, कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती है। आपके हिसाब से एक गुड और हेल्दी हेयर की या स्किन की क्या डेफिनेशन है? Hi, this is Dr. Niharika and you're watching me on Fitta. Hello everyone, welcome to your favorite weekly health podcast. Problem क्या है? Only on your favorite channel Fit तक, your one-stop solution for all your health-related concerns. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि विंटर्स में जितना भी मॉइस्चराइजर लगा लो, जो स्किन है वो ड्राई रहती है। जितना भी DIY हेयर ऑयल लगा लो या प्याज का रस लगा लो, डैंड्रफ और हेयर फॉल रुकता ही नहीं है। वेल डोंट वरी, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबकी है, और इस सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर निहारिका गोयल, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, और वो हमें इस पूरी प्रॉब्लम के बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाली हैं। सो लेट्स जस्ट गिव डॉक्टर अ वेरी वार्म वेलकम। हाय डॉक्टर। Hi. Hello. वेलकम टू द शो। Thank you so much. सो डॉक्टर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसे कौन सी मोस्ट कॉमन स्किन केयर प्रॉब्लम्स हैं जो लोग आपके पास लेके आते हैं, स्पेशली विंटर्स में? So सबसे कॉमन इज ड्राई स्किन, एज यू योरसेल्फ सेड कि विंटर्स आ गई तो मतलब ड्राई स्किन हो गई। सेकंड इज डैंड्रफ, मतलब बहुत ही कॉमनली आते हैं पेशेंट्स की मैम हमें डैंड्रफ ज़्यादा हो रहा है। उसके अलावा एटोपिक डर्मेटाइटिस जो हम कॉमनली देखते हैं, जो एक तरीके का एक्जिमा है। उसके अलावा अदर फॉर्म ऑफ एक्जिमाज आर वेरी वेरी कॉमन इन विंटर्स स्पेसिफिकली। और इम्पेयर्ड स्किन बैरियर, मतलब हम अभी तक प्रोडक्ट लगा रहे थे, सब सूट कर रहा था, लेकिन अब रिसेंटली आई स्टार्टेड गेटिंग इचिंग, इरिटेशन, रेडनेस विद द सेम प्रोडक्ट विच आई वाज यूजिंग अर्लियर, अगेन बिकॉज ऑफ द ड्राई स्किन एंड योर एनवायरमेंटल चेंज। हाँ, तो ड्राई स्किन का एक बहुत मेजर Common प्रॉब्लम issue, रहती exactly. है, और क्योंकि अभी हमें हेयर और स्किन दोनों का करना है, बट Exactly. आई वुड फर्स्ट फोकस ऑन स्किन। हाँ तो ड्राई स्किन आपके हिसाब से क्या रीजंस हो सकते हैं? ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं और कौन सा ट्रीटमेंट है जो बिल्कुल सही है ड्राई स्किन वालों के लिए? तो ड्राई स्किन क्यों होता है, पहले तो ये बात करते हैं। ड्राई स्किन होता है आपके एनवायरमेंटल चेंज की वजह से, क्योंकि जितनी हवा ठंडी है उतना ही वो ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर को कम होल्ड करेगी, तो आपकी जो स्किन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर कंटेंट का, वो कुछ एनवायरमेंट से होता है। तो ऑब्वियसली स्किन आपके एनवायरमेंट से लेस मॉइस्चर लेगी तो वो ड्राई होगी। सेकेंड थिंग, हम लोग गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं सर्दियों में, एंड सबका गर्म और जो हीट का जो टेम्परेचर एंड पॉइंट होता है वो अलग होता है। तो आई एडवाइज कि आप ल्यूकवार्म वाटर से नहाएं, ना कि बहुत ज्यादा हॉट वाटर से, क्योंकि ज्यादा हॉट वाटर से नहाने से आपकी स्किन का बैरियर स्ट्रिप हो जाता है, आपका नेचुरल मॉइस्चर स्ट्रिप हो जाता है। सो दैट इज द सेकंड कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं। उसके अलावा विंटर क्लोथिंग, ये जो क्लोथ्स होते हैं, ये आप वार्मर्स पहनते हैं, सिंथेटिक्स पहनते हैं, ये अगेन स्किन को और ड्राई करते हैं और इरिटेट करते हैं। सो आई ऑलवेज एडवाइज माई पेशेंट, स्पेसिफिकली जिनकी ड्राई स्किन कंडीशन है या इरिटेटेड रहती है,
कि आप वार्मर से पहले एक कॉटन का पतला सा लेयर पहनो, उसके बाद ही यू वेयर वार्मर और एनी सॉर्ट ऑफ वूलन क्लोथिंग अबव दैट। उसके अलावा हम जो सोप्स यूज करते हैं या फिर बॉडी वॉशेज यूज करते हैं, कई बार हम एक्सेसिव यूज ऑफ लूफा कर लेते हैं, या फिर हमारे ये जो सोप और बॉडी वॉश होते हैं पीएच बैलेंस नहीं होते, अगेन दे कैन लीड टू मोर ड्राइनेस। तो आप उसमें ध्यान रखिए कि आप पीएच बैलेंस, जिसका पीएच 5.5 है, वही बॉडी वॉश यूज कीजिए। मॉइस्चराइज में लोग बोलते हैं हमने एक बार लगा लिया या हम भूल गए। आई ऑलवेज टेल देम कि मॉइस्चराइजर आप अपने वॉशरूम में रखिए, जैसे ही आप नहा रहे हैं हल्की गीली स्किन पे आप मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि वही जो गीला मॉइस्ट होता है वो आपकी स्किन में लॉक हो जाता है। उसके अलावा ओवरनाइट हाइड्रेशन, मतलब रात में मॉइस्चराइजर लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई लोग काफी हीटर चला के सोते हैं रात में, तो वो अगेन नेचुरल स्किन का मॉइस्चर डिप्लीट करता है। तो नाइट में मॉइस्चराइजर एंड इमीडिएटली आफ्टर बेथिंग मॉइस्चराइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स टू डू, टू लॉक द मॉइस्चर। यस, बिकॉज वो गीली स्किन है ना, तो इट विल लॉक द मॉइस्चर। ड्राई स्किन, आप जैसे एक ड्राई स्किन हो गया, बट देयर आर सो मेनी अदर फॉर्म्स आल्सो, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, Yes. बहुत सारी। Yes. तो हाउ टू फिगर आउट योर स्किन टाइप, व्हाट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट? सो अगर आप एक सिंपल सा तरीका चाहते हैं कि मेरे को पता नहीं है कि मेरी स्किन कैसी है, तो आप एक नॉर्मल से क्लेंजर लीजिए, उसे अपना फेस वॉश कीजिए, आधा घंटा वेट कीजिए और देखिए कि आपका फेस कैसा हो रहा है। अगर आपका फेस बिल्कुल शाइनी और ऑयली हो रहा है ऑल ओवर द फेस, देन योर फेस इज ऑयली। इफ योर ओनली टी जोन बिकम्स शाइनी, देन यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन। इफ योर स्किन फील्स बहुत ज्यादा खिंचा खिंचा, ड्राई एंड इरिटेटेड, देन यू हैव अ ड्राई स्किन। और ना ही अगर आपका बहुत ज्यादा शाइन आ रहा है और ना ही ड्राई इरिटेशन हो रहा है, देन यू हैव अ नॉर्मल स्किन टाइप। या और ड्राई स्किन वाले लोग, क्योंकि ये इस टाइम का मेजर प्रॉब्लम है, यानी Right. जैसी सर्दियां हाँ. आती हैं तो विंटर्स में ड्राई स्किन का बहुत इशू होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए जिससे आपकी स्किन मॉइस्चराइजर, स्किन के लिए आप बताइए, और थोड़ा डीआईवाई भी बताइए कि क्या करना चाहिए। सो अगर हम स्किन के लिए इन जनरल बताएं और एक डीआईवाई बताएं, तो एक सिंपल सा लॉजिक जो मैंने बोला कि सबसे पहले ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए, एक्सट्रीमली हॉट वाटर नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर ऑफ वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप क्या क्लेंजर यूज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, कि आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, उसके हिसाब से आप क्लेंजर चूज कीजिए। ओवर एक्सफोलिएशन, कई लोग क्या करते हैं स्क्रबिंग भी करने लगते हैं, लूफा भी यूज करने लगते हैं बॉडी पे, या फेस पे स्क्रब्स यूज करने लगते हैं, यानी मैनुअल एक्सफोलिएशन करने लगते हैं। तो मैनुअल एक्सफोलिएशन इज समथिंग व्हिच इज नॉट रिकमेंडेड इन विंटर स्पेसिफिकली, क्योंकि ऑलरेडी एनवायरनमेंट ड्राई है, आपकी स्किन ड्राई साइड पे है, आप उसको ओवर एक्सफोलिएट करेंगे तो वो इरिटेट हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी। सो दैट इज वन डीआईवाई आई डू नॉट रिकमेंड इन विंटर स्पेसिफिकली, राइट। उसके अलावा मॉइस्चराइजिंग, जैसे मैंने बोला कि गीली स्किन पे मॉइस्चर लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो नेचुरल मॉइस्चर लॉक इन कर दे दैट। एंड इफ यू डू हैव एन ऑयली स्किन, ये मतलब नहीं कि आपको मॉइस्चराइजर तब नहीं लगाना है। इफ यू हैव एन ऑयली स्किन, अगेन यू हैव टू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर, डोंट स्किप ऑन द मॉइस्चराइजर। एंड डीआईवाईज में आप घर पे, आई यूजुअली आस्क माय पेशेंट नॉट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि कई लोग नींबू लगा लेते हैं फेस पे या फिर लेमन हनी का स्क्रब। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि नो स्क्रबिंग इज अलाउड इन विंटर स्पेसिफिकली। सो एक बेसिक सा मॉइस्चराइजर, अगर आपके पास बेसिक सा मॉइस्चराइजर भी नहीं है, जैसे हम लोग देखते हैं कि विंटर्स में काफी लोगों की बहुत ज्यादा ड्राई लिप्स हो जाते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है, तो अगर आपके पास एक वेजलिन या पेट्रोलियम जेली है, वही आप लिप्स पे बार बार लगा सकते हैं, अगर आपके पास और किसी चीज का एक्सेस नहीं है तो। जैसे अभी आपने बोला कि फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द राइट क्लेंजर फॉर योर स्किन। Right, हाँ. तो जैसे अगर मेरी ड्राई स्किन है, हाँ. तो हाउ वुड आई नो कि मेरे लिए ये क्लेंजर ठीक है? हाँ. हर स्किन टाइप के लिए कैसे उनको डिसाइड करना चाहिए कि ये क्लेंजर आपके स्किन के लिए है? राइट। सो इफ यू हैव एन ऑयली स्किन, यू नीड सम फॉर्म ऑफ एन एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि उसे एक्सेस ऑयल को क्लीन कर पाए, आपके पोर को क्लीन कर पाए। तो यू कैन लुक फॉर एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द फेस वॉश व्हिच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड। अगर यही चीज आपकी एक ड्राई स्किन है, तो आप ऐसा मॉइस्चराइजर देखिए, ऐसा फेस वॉश या क्लेंजर देखिए जिसके अंदर सल्फेट फ्री लिखा है, पैराबेन फ्री लिखा है, सोप फ्री लिखा है ना, जिसमें से डाइल अल्कोहल कंटेनिंग है, जो कि अगेन आपके नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप ऑफ नहीं करता है, जिसमें लिखा है कि सेरामाइड कंटेनिंग, जो अगेन आपकी स्किन पे एक लेयर ऑफ मॉइस्चर छोड़ता है ताकि आपका जो नॉर्मल मॉइस्चर है वो लॉक इन हो जाए। सो यू कैन लुक फॉर दीज वर्ड्स व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर अ क्लेंजर फॉर योर फेस। सो दैट इज हाउ यू डिफरेंशिएट कि हाँ मेरी स्किन के लिए ये सूट करेगा। नहीं तो व्हाट आई यूजुअली टेल माय पेशेंट्स कि एक बेसिक सा क्लेंजर जिसमें बहुत ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं है, जो कि हर स्किन टाइप को सूट करता है एक्सेप्ट फॉर द ड्राई स्किन, यू कैन यूज। इवन अ नॉर्मल ऑयली स्किन वाला पर्सन कैन यूज दैट। And doctor, there is dry skin, of course, Right. जो बहुत common है. Also, there is this problem pigmentation and acne. Right. Acne लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा है. Right. What do you think are the major contributors? क्या reason है जिसकी वजह से acne लोगों को इतना ज्यादा हो रहा है? पहले बोला करते थे कि एक्ने जो है ना वो प्यूबर्टी एज ग्रुप में होता है आपके हार्मोनल चेंजेस के कारण, राइट।
बट नाउ-अ-डेज द डेफिनेशन हैज चेंज बिकॉज आवर लाइफस्टाइल हैज चेंज। तो ऐसा कोई एज बार नहीं है कि एक्ने यंग टीनेजर्स को ही होता है, कोई भी एज पे एक्ने हो सकता है। इवन एक 50+ ईयर फीमेल को भी हो सकता है, एक 30+ फीमेल को भी हो सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल एंड द इन्फ्लेमेटरी डाइट दैट वी आर कंज्यूमिंग एंड आवर स्लीपिंग पैटर्न्स। तो क्या होता है कि स्लीपिंग पैटर्न्स इरेगुलर है, आपकी लाइफस्टाइल इरेगुलर है, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं। ये कॉर्टिसोल लेवल्स आपके इनडायरेक्टली एंड्रोजेंस बढ़ाते हैं और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके ऑयल ग्लैंड्स पे काम करती है और आपकी एक्ने होने की टेंडेंसी को इंक्रीज करती है। सो देयर इज नो एज बार नाउअडेज। सो एक्ने इज बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, of the over products that we are using, for our eating habits, our sleeping habits, our stress. So ये सब चीजें भी काफी contribute करती हैं besides your genetics and your teenage hormones. तो खाने में कौन कौन सी चीजें अवॉइड कर देनी चाहिए? See what I tell my patients कि सबसे पहले आप ये 3 चीजें बंद करो, which is sugar, मैदा, which usually people breads और sandwiches के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, एंड मिल्क, बिकॉज इफ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ मिल्क, टोन्ड मिल्क, क्योंकि आजकल तो पैकेट मिल्क आते हैं, तो ये टोन्ड मिल्क क्या होता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को बढ़ाता है, जिससे कि इट अगेन ट्रिगर्स योर एक्ने बिकॉज इनडायरेक्टली इट इंक्रीजेस योर एंड्रोजन लेवल्स. सो आई यूजुअली टेल माई पेशेंट्स, first stop these three things and then we will talk about the other things which are going to help and reduce the inflammation in your body. So that is the first basic step that I ask them to change. अगर आपको इतना ही है कि आपको सैंडविच खाना है तो you can go for a no मैदा multigrain bread. and अगर आपको शुगर कंज्यूम करना बहुत ही जरूरी है then look for some natural sources of sugar जो कि हाई रैपिड इंसुलिन स्पाइक नहीं कर रही हैं, जैसे कि कोकोनट शुगर आप कंज्यूम कर सकते हैं या फिर स्टीविया यूज कर सकते हैं जो नेचुरल प्लांट बेस्ड है, अगर बहुत ही जरूरी है. आई यूजुअली टेल देम कि नहीं करना है. उसके अलावा मिल्क के लिए यू कैन लुक फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ मिल्क लाइक आलमंड मिल्क और अ सोय मिल्क व्हिच यूजुअली पीपल कैन टेक. ये तो एक्ने की बात हो गई. हाँ. लेकिन आजकल लोगों को काफी इस चीज की भी समस्या है कि उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा दाग धब्बे या एक्ने टाइप का नहीं है लेकिन अनइवन स्किन टोन भी बहुत ज्यादा लोगों में हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर, जो कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं या देर रात नहीं सो रहे हैं टाइम से. तो उसके बारे में बताइए कि अनइवन स्किन टोन को कैसे ठीक किया जा सकता है. अगर किसी को मान लो नहीं ज्यादा केमिकल्स यूज करने, नहीं जाके लेजर करवाना या जो भी चीजें होती वो नहीं करानी, तो घर बैठ के ऐसी कौन सी आदतें अपना सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो प्रॉब्लम उनकी फिक्स हो सके. सो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इसको हम पिगमेंटेशन बोलते हैं. पिगमेंटेशन एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि हम किसी भी तरीके की पिगमेंटेशन को पिगमेंटेशन बोलते हैं, जैसे कि फ्रेकल्स हो गए, अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस जो कि वेट रिलेटेड पिगमेंटेशन, फोटोमेलेनोसिस यानी सन एक्सपोजर की वजह से, मेलाज्मा यानी कि झाइयां होना. उसके अलावा पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, मान लो आपको कोई दाना निकला, कोई स्किन लीजन हुआ, वो हील हुआ बट it left a pigmentation which is called post inflammatory hyperpigmentation. तो एक बेसिक सी चीज जो है वो है सन प्रोटेक्शन, जो कि मोस्टली लोग नहीं फॉलो करते कि नहीं हम तो घर पे हैं, हमें सनस्क्रीन लगाने की क्या ही जरूरत है. नहीं, इवन इफ यू आर एट होम, अगर आप विंडो पे बैठे हैं, अगर आप 2 मिनट के लिए अपने कपड़े बाहर डालने हैं, कुछ भी इवन 1 मिनट के काम के लिए बाहर जा रहे हैं, इवन देन यू आर एक्सपोज टू सन. एंड देन वी हैव जो लोग काफी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्क्रीन्स को एक्सपोज हैं, देन यू हैव लॉट ऑफ येलो लाइट्स. अगर कोई वर्किंग भी है, इंडोर्स वर्किंग है, देन दे हैव येलो लाइट्स, देन इवन यू नीड टू यूज अ सनस्क्रीन विच हैज अ विजिबल रेडिएशन फिल्टर ऑल्सो एंड इंफ्रा रेडिएशन फिल्टर ऑल्सो, क्योंकि ये सब इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, आपके पिगमेंटेशन बढ़ाएंगे. तो एनी sort of pigmentation will increase. So the basic thing is protection. चाहे वो physical protection हो या फिर chemical protection, यानी या तो आप sunscreen लगा रहे हैं या फिर आप physically उसको पूरा cover करके रख रहे हैं, which is practically not possible कि हम उसको cover करके निकले या hat पहन के निकले. अगर आप indoors हैं तो I would first say कि आप पहले sunscreen जरूर लगाइए. एक basic सा skin care follow कीजिए कि अपनी skin को clean रखिए और moisturize रखिए ताकि उसमें ज्यादा inflammation ना हो और वो एक healthier side पे रहे. और ये skin barrier damage ये क्या होता है, इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है? तो अगर हम स्किन बैरियर की बात करें तो बेसिक सी एक जो मैं अपने पेशेंट्स को भी बताती हूँ कि हमारी स्किन में मल्टीपल लेयर्स होती हैं जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं. अब किस चीज से प्रोटेक्ट करती हैं? एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती हैं. एनवायरनमेंट में वाटर भी है, एनवायरनमेंट में एयर भी है, उसके अलावा आपकी क्लोथिंग भी है ना. और अब स्पेसिफिकली इंडिया में अगर हम पॉल्यूटेंट्स की बात करें जो कि विंटर्स में काफी बढ़ जाते हैं, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, पॉल्यूटेंट्स भी हैं. तो ये स्किन जो बैरियर होती है हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करिए ताकि ये कोई भी चीज आपकी स्किन के डायरेक्ट डीप लेयर्स में एंटर नहीं कर सके. तो अगर आपका स्किन का बैरियर इम्पेयर्ड है किसी भी वजह से,
ड्राइनेस की वजह से या आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज किया उसकी वजह से, तो कोई भी चीज जो पहले कांटेक्ट की वजह से स्किन की डीप लेयर में एंटर नहीं कर पा रही थी, इन्फ्लेमेशन नहीं कर पा रही थी, अब वो एंटर कर जाएगी। वो एंटर करेगी तो इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करेगी, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगी, जिसके कारण स्किन में इरिटेशन होना, दाने होना, इचिंग होना, रेडनेस होना, ये स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज वेयर द रोल ऑफ स्किन बैरियर कम्स। जैसे कुछ बहुत बीमारियां होती हैं, जैसे हम बात करें स्पेसिफिकली एटोपिक डर्मेटाइटिस की, मतलब nowadays when I see lot of patients with atopic dermatitis, when I talk about 10 years back when I was doing my graduation days, तब हम इतना एटोपिक नहीं देखते थे। क्यों होता है ऐसा? एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, पॉल्यूशन बढ़ गया है, एंड प्लस आर इम्यूनिटी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। तो ये इम्पेयरमेंट ऑफ स्किन बैरियर की ही डिजीज है। तो हम इसमें यही पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखिए, बार बार मॉइस्चराइज कीजिए, क्योंकि वो स्किन बैरियर लेयर नहीं बना पा रही। तो ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत ज्यादा एक्जिमा प्रोन, ड्राइनेस प्रोन, इचिंग प्रोन होते हैं। और आजकल द वर्ल्ड इज क्रेजी अबाउट ग्लोइंग स्किन, ग्लास स्किन। यस। तो इसको कैसे किया जा सकता है नेचुरली? अगर ग्लोइंग स्किन किसी को चाहिए है या ग्लास स्किन चाहिए है, तो लाइक हाउ पॉसिबल इट इज, और क्या हर किसी की ग्लास स्किन हो सकती है? पहली बात तो ग्लास स्किन एक मिथ है। हेल्दी स्किन इज एक्चुअली अ वर्ड विच शुड बी यूज्ड। मतलब ये जो मार्केटिंग में फिल्टर्स लगा रहे हैं इंस्टाग्राम पे और आपको कोरियन फेशियल एंड इसके नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हेल्दी स्किन इज व्हाट वी ऑल नीड, क्योंकि स्किन भी एक इमोशन है ना। आप जो एक्सप्रेशन करते हैं, आपका जो भी बॉडी रूटीन है, वो स्किन के थ्रू एक्सप्रेस होता है, आपके फेस के थ्रू एक्सप्रेस होता है। तो वो एक इमोशन होना जरूरी है। अगर हम उसको ग्लास ही बना देंगे, यानी उसमें कोई इम्परफेक्शन ही नहीं रहेगा, तो वो अपना इमोशन भी नहीं दे पाएगा। तो ग्लास थिंग इज समथिंग विच हैज बीन मेड अप, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको हेल्दी स्किन रखना है तो आप एक अच्छा सा फेस वॉश यूज करो, एक गुड क्लेंजर यूज करो, मॉइस्चराइजर यूज करो, और सनस्क्रीन को स्किप मत करो। मतलब मिनिमलिज्म इज द बेस्ट। हाँ, अगर उसके बाद आपका कोई स्पेसिफिक कंसर्न है, जैसे कि आपने बोला था कि मेलाज्मा है, पिगमेंटेशन है, एक्यांथोसिस नाइग्रिकन्स यानी वेट रिलेटेड पिगमेंटेशन है, तब हम उसको टारगेट करके उसको बेटर बना सकते हैं। मानिए कि मेरे पास भी कोई पेशेंट आता है ना, तो बोलता है ठीक हो जाएगा। मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ, कोई भी चीज ठीक नहीं होती है, आपकी बेटर वर्जन होती है। हम उसको बेटर कर सकते हैं, उसको हेल्दी कर सकते हैं। कोई भी इम्परफेक्शन हम कंप्लीटली गायब नहीं कर सकते, बिकॉज इम्परफेक्शन इज समथिंग दैट वी नीड। अगर हम अपने फेस की ही बात करें तो हमारे फेस की दोनों साइड्स बराबर नहीं होती हैं। एक साइड हैवी होती है, एक साइड थोड़ी सी लेस हैवी होती है। दोनों साइड इक्वल नहीं होती, क्योंकि वो इक्वल होंगी तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। फेस एसिमेट्री इज समथिंग विच इज नेचुरल। सो दैट इज व्हाट आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स, इम्परफेक्शन इज समथिंग नेचुरल, यू शुड एक्सेप्ट दैट। हाँ, हम उसको बेटर कर सकते हैं क्योंकि वो वर्स हो चुका है। सो ग्लास स्किन इज nothing, and you should not follow the Instagram trends that are there, and you should not run for these trends also. Also, while you were talking about imperfections, तब Right. एक और दिमाग में जो सवाल आया वो ये स्किन लाइटनिंग क्रीम्स, जिसका ट्रेंड माने चाहे ना माने अभी भी है काफी ज्यादा। लड़कियां कर रही हैं चीजें, क्रीम्स लगा रही हैं, तो ये कितना हार्मफुल है और रियलिटी क्या है फेयरनेस क्रीम्स की? सी देयर आर लॉट ऑफ मार्केटिंग कंपनीज जो फेयरनेस क्रीम के नाम पे जो इंडियन मेंटालिटी है उसको टारगेट करती है। बट यही चीज मैं अपने पेशेंट्स को भी समझाती हूँ कि हम लोगों का जो एक स्किन कलर है वो नेचुरल स्किन कलर है, हमें उसको गोरा की तरफ नहीं भागना। वो डार्क हो गया है तो हमें उसको बेटर की तरफ करना है। यानी कि अगर आप टैन हो गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, आप पहले इतने लाइट कलर के थे, अब आप डार्क कर टोन हो गए हो, तो हम उसको उस पर बेटर ला सकते हैं। लेकिन देयर इज नथिंग कॉल्ड फेयरनेस। एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन स्किन टाइप एंड स्किन टाइप की क्वालिटी कलर उसके हिसाब से। तो फेयरनेस क्रीम्स आर जस्ट मार्केटिंग गिमिक्स, क्योंकि पहली बात तो ये लोग ऐसी क्रीम्स मार्केट ही नहीं कर सकते जिसमें बहुत ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हों जो आपकी स्किन के एक्चुअल पिगमेंटेशन को कम करे। दे कैन ओनली वर्क माइन्यूटली, थोड़े लो लेवल पे उसको बेटर कर सकते हैं। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं ओटीसी काफी ब्रांड्स हैं जो नाइसिनामाइड, कोजिक एसिड, अल्फा ब्यूटिन, ये अलग अलग बॉटल्स में सेल कर रहे हैं, बट दे आर नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट विच हैज ऑल दी थिंग्स, लाइक सारी चीजें एक इंग्रेडिएंट में हो, बिकॉज दे डोंट हैव द राइट टू डू दैट। इसीलिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं वो रिसर्च करती हैं किस मॉलिक्यूल को किस में यूज करना है, किस कॉम्बिनेशन में यूज करना है, किस परसेंटेज में यूज करना है, और क्या क्रीम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन में काम करेगी, एक्ने पिगमेंटेशन में काम करेगी, आपकी वेट रिलेटेड पिगमेंटेशन में काम करेगी, या मिलाज्मा में काम करेगी। सो a dermatologist is best to tell you that. So don't run over the trends. हाँ, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेसिक सा भी यूज करना, you go for a good moisturizer, you go for a good sunscreen, but don't run over कि मैं विटामिन सी भी लगा लूँ, मैं उसी दिन रेटिनॉल भी लगा लूँ, मैं उसी दिन ग्लाइकोलिक भी लगा लूँ। आपकी स्किन का बैरियर बिल्कुल खराब हो जाएगा, आपको कुछ भी सूट नहीं करेगा, and definitely you'll have to come to us again. Yeah. And then what is the right way to go about these serums? Because there are a lot of serums available in the market these days. Right. Let's say if I'm a dry skin and
आई डोंट नो कि क्या है, तो मैं सबसे पॉपुलर वाला उठाऊंगी, राइट राइट। क्योंकि मुझे लगता है ओ ये इसके लिए वर्कआउट किया तो मे बी हाँ, ये मेरे लिए work करेगा। करते हैं। तो क्या सही तरीका है अपने स्किन टाइप के लिए, कैसे आपको सही सीरम चूज करना चाहिए? सी आजकल हम देखते हैं कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं मिनिमलिज्म वाले कि हमें कुछ नहीं करना है, और एक होते हैं कि हाँ मल्टी स्टेप रूटीन करनी है। तो मिनिमलिज्म वाले लोगों के लिए तो मैं यही एडवाइस करती हूँ, जो कि मोस्टली व्हाट वी सी आर द मेल्स, लाइक फीमेल्स व्हेन वी कंपेयर दे कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन स्किन केयर। सो आई टेल देम मॉइस्चराइज एंड सनस्क्रीन, दैट इज समथिंग यू शुड नॉट skip on. And if you still want to follow a multi-step approach, the basic rule is कि choose this cleanser according to your skin, कि आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, सेंसिटिव है या नॉर्मल है। उसके अलावा आप कोई भी सीरम जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड विच इज समथिंग विच इज सेफर फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्किन टाइप्स आप चूज कर सकते हैं। तो वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। इट इज अ ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट माने वो आपके एनवायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। देन यू लॉक इन विद अ सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर और एन एमोलिएंट, और उसके ऊपर आप सनस्क्रीन लगाइए। और मान लीजिए आपका कोई स्पेसिफिक स्किन कंसर्न है, ओपन पोर्स हैं, थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन है, या फिर थोड़ा बहुत एक्ने है, यू कैन स्टिल कंसिडर अ नाइसिनामाइड कॉम्बिनेशन। इफ यू हैव अ पिगमेंटेड स्किन तो यू कैन स्टिल गो फॉर अ विटामिन सी सीरम, जो कि आपको सनस्क्रीन से पहले लगाना है, सनस्क्रीन के बाद नहीं। सो व्हाट इज द राइट सीक्वेंसेस? सबसे पहले फेस वॉश, आपने जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सीरम सपोज यू आर यूजिंग हाइलुरोनिक, यू अप्लाई दैट, मॉइस्चराइज इट एंड देन अप्लाई योर सनस्क्रीन। कई लोग क्या करते हैं, पहले सनस्क्रीन लगा लेते हैं, उसके बाद अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लगाते हैं। सो दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच दैट यू फॉलो। सो दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग दैट। सो दैट्स व्हाट आई यूजुअली एडवाइज टू माय पेशेंट्स ऑल्सो, कि आप इस तरीके से प्रोडक्ट्स को लेयर कर सकते हैं। और रात में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं कि विटामिन सी मॉर्निंग में लगा लेता हूँ, रेटिनॉल रात में लगा लेता हूँ, तो मेरा एंटी एजिंग भी हो जाएगा, पिगमेंटेशन भी हो जाएगा। बट ये दोनों जो होते हैं ना, बहुत एक्टिव स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स है, ये अगेन आपकी स्किन का बैरियर खराब कर सकते हैं। तो यूजिंग देम टुगेदर एंड डेली is something which we do not recommend, क्योंकि उससे स्किन बैरियर इम्पेयर हो सकता है। तो यूजिंग वन एट अ टाइम, ऑल्टरनेटिंग बिटवीन द स्किन इन केयर इंग्रेडिएंट्स, 3 महीने एक यूज किया, फिर देन यू शिफ्ट ऑन टू अनदर, देन यू यूज 3 months। तो इस तरीके से साइक्लिंग यू कैन यूज, एंड देन यू कैन ऑल्सो नो कि व्हाट इज सूटिंग माई स्किन। आप एक ही को लंबे समय यूज कर रहे हैं, 3-4 महीने उसका रिजल्ट आया, फिर 3-4 महीने के बाद आपको लगेगा इसका रिजल्ट आना कम हो गया, बिकॉज इट वॉज द मैक्सिमम बेनिफिट वो आपको दे पाया उतने में, उसके बाद इट हैज स्टॉप्ड वर्किंग। तो यू कैन डू अ साइक्लिकल फॉर्म ऑल्सो इन द स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स। एंड ऑलवेज डू अ पैच टेस्टिंग। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कोई भी नई चीज अगर लगा रहे हो तो पहले उसको सीधा फेस पे मत लगाओ, उसको पहले आप या तो बैक ऑफ योर हैंड पे लगाओ या कान के पीछे चेक करो कि वो आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब आप उसको फेस पे यूज करो। तो अपना जो स्किन केयर है, आप आफ्टर 3 to 4 months you can change it, and it's Yes, safe if you also. want to. If नहीं, you if want it's not like working for you, then if it's not working, yes, if it's not Yeah. working, and if you have like, जैसे मैंने बोला कि आपको पिगमेंटेशन के लिए विटामिन सी यूज करना था, बट नाउ यू वांट टू शिफ्ट टू अ रेटिनॉल, सो आई विल नॉट एडवाइज माय पेशेंट टू यूज विटामिन सी एंड रेटिनॉल साइड बाय साइड। आई आस्क देम टू डू अ साइक्लिकल थिंग, कि 3 महीना आप विटामिन सी यूज कर रहे हो, उसके बाद उसको बंद करो कंप्लीटली, स्किन को वापस नॉर्मल पे आने दो, एंड देन गिव अ गैप, एंड देन यू स्टार्ट विद रेटिनॉल, अगर सपोज आप रेटिनॉल्स और एंटी एजिंग में जाना चाह रहे हो तो। एंड अबाउट रेटिनॉल, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और कौन सा एज ग्रुप है के लोग हैं जो इसको यूज कर सकते हैं? सो रेटिनॉल इज समथिंग विच इज अ विटामिन ए डेरिवेटिव। इसमें भी डिफरेंट फॉर्मुलेशंस होती हैं। कुछ एक जो होता है ट्रेटिनॉइन, जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारे हम बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट एक्ने में, एक्ने स्कार्स में, एक्ने पिगमेंटेशन में, ऑयली स्किन के लिए, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स के लिए, इनके लिए देते हैं, राइट। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट, इट इज अ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड थिंग जो आप यूज कर सकते हैं, बट डर्मेटोलॉजिस्ट की गाइडेंस के अंडर, राइट। सो इसी तरीके से रेटिनॉल्स होते हैं, ये इनके डेरिवेटिव्स होते हैं जो माइल्डर फॉर्म होते हैं, जो एक्ने में तो वर्क नहीं करते, बट हाँ दे हेल्प इन बिल्डिंग योर कोलेजन। सो कोलेजन बिल्ड होगा तो आपका पोर साइज इंप्रूव होगा, आपका स्किन जो है उसमें रिंकल की जो विजिबिलिटी है वो इंप्रूव होगी, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव होगी, थोड़ा सा बेटर लगेगा स्किन टेक्सचर। तो ये इंपॉर्टेंट रूल 2 होते हैं इसके अंदर जो आई टेल माई पेशेंट। 1 इसकी एकदम से गीले फेस पे नहीं लगाना, पहली बात। तो जब भी आप रेटिनॉल लगा रहे हैं, आपने फेस वॉश किया, आप आधा घंटा वेट करो, उसके बाद आप रेटिनॉल लगाओ।
Another thing is apply at night because retinols are photosensitive. ये नहीं कि आप उसको लगा रहे हैं लाइट में घूम रहे हैं या फिर मॉर्निंग आवर्स में आप लगा के सनलाइट में निकल गए, नहीं, आपको उसको रात में ही लगाना है जस्ट बिफोर यूर स्विचिंग ऑफ योर लाइट. एंड देन कुछ पेशेंट्स होते हैं उनकी थोड़ी सेंसिटिव स्किन होती है, तो हम उनको ये बोलते हैं कि आप मॉइस्चराइजेशन करो रेटिनॉल लगाने के बाद, या ऑल्टरनेट थेरेपी यानी ऑल्टरनेट डेज पे लगाओ या ट्वाइस अ वीक लगाओ. दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट एंड बिल्ड अप योर रेटिनॉल इवेंचुअली, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी स्किन को किस तरीके से सूट कर रहा है. So that is the right way of using the retinol, and always start with the lower percentage first, and if it is suiting your skin then only increase the percentage. Otherwise, if it is not, lower percentage is also not suiting, then you switch on to some alternative form of anti-aging if you want to go for. And how should your day skincare look like compared to the night skincare routine? See, day mein, that's what I tell, sunscreen, like don't skip on your sunscreen. So just do face wash किया आपने, moisturizer लगाया और sunscreen लगा लिया. रात में it is important कि you understand what your skin needs. If it is only dry, then you need a good moisturizer, right? And if you're looking for specific pigmentation या acne concern है आपका, तो आपने अपना जो active ingredient है वो लगाया, उसके बाद आप moisturize लगा के सो गए, because overnight hydration is something which is very important. तो that's what I tell my patients, एक morning moisturizer और एक रात में, डिपेंडिंग कि आपका किस तरीके का स्किन है आप यूज कर सकते हैं. और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी डिपेंडिंग आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने क्या रिकमेंड किया है कि ये डे में लगाना है या नाइट में लगाना है या शॉर्ट कॉन्टैक्ट लगाना है कि आधा घंटा या 1-2 घंटा ही लगाना है, इवनिंग आवर्स में लगाना है, दैट यू कैन फॉलो अंडर द गाइडेंस ऑफ योर डर्मेटोलॉजिस्ट. या एंड आल्सो देयर इज दिस रिंकल का प्रॉब्लम काफी हो जाता है लोगों को, तो उससे कैसे, मतलब आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसको? See, wrinkles की बात करें तो wrinkles is something, there are two kinds of wrinkles that are there. One is dynamic and one is static. अब मतलब क्या है, static माने कि मैं कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रही हूँ तब भी मेरे फेस पे वो लाइंस दिखाई दे रही हैं. डायनामिक माने मैं एक्सप्रेशन कर रही हूँ तो दिखाई दे रहा है. तो डायनामिक wrinkles जो होते हैं वो तब बनते हैं जब हम एक्सप्रेस करते हैं, इमोशन करते हैं, जैसे हमने फ्राउन किया, गुस्सा किया, हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्माइलिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे डायनामिक wrinkles होते हैं. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही चीज स्टैटिक में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ये लाइंस बन जाती हैं जो परमानेंटली हमारे फेस पे विजिबल हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दैट एक्सप्रेशन ओवर अ कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम, यानी हम लंबे समय से उस एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं. तो रिंकल्स के लिए जो अर्ली एज पे अगर आप कुछ स्टार्ट करना ही चाहते हैं, दैट इज अराउंड योर 30s, जहां पे ये थोड़ा स्टैटिक होने शुरू हो जाते हैं, इज starting a milder form of retinol. Also, there are patients जिनको retinol नहीं सूट करता बिल्कुल भी, तो या फिर sensitive skin patients है, उनको हम peptides देते हैं. Peptides also help in remodeling your skin, improving the elasticity और आपका collagen induction कराते हैं. हाँ, आपके रेटिनॉल जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बट हाँ, दे डू वर्क इफेक्टिवली इफ यू आर यूजिंग देम ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो दैट इज समथिंग यू कैन स्टार्ट. अगर आपके बहुत ज्यादा डीप लाइंस और रिंकल्स हो गए एंड यू आर वरीड कि और डीप ना हो जाए, देन इवन बोटॉक्स पीपल डू गेट इट डन. मतलब इट वाज अर्लियर अ मिथ कि बोटॉक्स से ये साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट है, लेकिन अगर आप सही डॉक्टर से जाके सही तरीके से उसको सही डोज में इंजेक्ट करा रहे हैं, देन इट डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट. सो दैट इज हाउ रिंकल्स कैन बी ट्रीटेड. इवन द फाइन लाइंस दैट आर देयर ऑन द फेस, अगर हमें उसमें टाइटनिंग चाहिए, क्यों क्या हो रहा है, एज के साथ कोलेजन कम हो रहा है, हमें क्या करना है, कोलेजन बनाना है. एक तो हो गया टॉपिकल तरीका, यानी रेटिनॉल लगाया उससे कोलेजन बन गया. फिर कुछ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे हम कोलेजन इंडक्शन कर सकते हैं, ऑब्वियसली रेटिनॉल से ज्यादा, जो कि रीसर्फेसिंग लेजर्स, माइक्रोनीडलिंग, इन सब की फॉर्म में होता है. और ये जो डॉक्टर्स अभी आपने जो टर्म्स यूज किए, माइक्रोनीडलिंग हो गया, बोटॉक्स हो गया, राइट, नॉर्मल कॉमन इंसान ये सब वर्ड सुन के, मतलब ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गेटिंग इट डन, बट द सेम टाइम बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी डर लगता है राइट टू गो अबाउट इट, बिकॉज दे फील कि उनका चेहरा खराब हो जाएगा. और अभी उर्फी जावेद ने भी अपना बोटॉक्स और फिलर्स जो इंजेक्ट करवाए थे अपने, वो भी उसने निकलवाए. एंड देयर इज अ ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन कि अब उन्हें बोटॉक्स और फिलर्स नहीं चाहिए. तो फॉर समवन हु वांट्स टू गो अबाउट इट, तो हाउ शुड दे गो अबाउट इट? और जो बोटॉक्स और फिलर्स हटवाते हैं, तो उसका क्या साइड इफेक्ट्स है? सी, अगर हम पहले बात करें कि बोटॉक्स फिलर हटवाना और साइड इफेक्ट्स की, तो बोटॉक्स भी डिपेंड करता है कि आप कितना डोजिंग में. दैट्स व्हाट आई टोल्ड कि अगर आपने पूरा ही फ्रीज करवा लिया, आपने सारे एक्सप्रेशंस ही हटवा लिए, तो ऑब्वियसली यू विल लुक लाइक अ रोबोट ऑफ एक्सप्रेशनलेस फेस. सो एन एक्सप्रेशन इज समथिंग व्हिच इज नीडेड इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, और स्पेसिफिकली एक्टर्स में, क्योंकि अगर उनके इमोशंस ही नहीं एक्सप्रेस हो रहे हैं, देन वो एक्टिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे. सो यूजिंग इट इन द राइट डोज इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यूजिंग इट इन द लेस्ट डोज. जैसे हम इंडियन पेशेंट्स होते हैं, कंपेयर करें अगर दूसरे मतलब रेसेस से, तो हमारी जो मसल एक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है, तो वी नीड अ डिफरेंट बोटॉक्स डोजिंग फॉर आवरसेल्व्स. सो इट डज नॉट हैव अ साइड इफेक्ट. पहली बात तो बोटॉक्स रिवर्सिबल नहीं होता है, इट वेन्स अवे इन 3 to 4 months ऑन इट्स ओन. तो आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको करने के लिए, क्योंकि वो
अपने आप ही उसका इफेक्ट चला जाता है 3-4 महीने के अंदर। रही फिलर्स की बात, इवन द फिलर्स आर नॉट परमानेंट एंड फिलर्स कैन बी डिजॉल्व विद द एंजाइम जो हमारे पास आता है हाइलोरोनिडेज जो हम लगाते हैं, बट आफ्टर अ पैच टेस्टिंग ओनली, क्योंकि कई लोग इवन दैट उसको भी रिएक्ट करते हैं, तो वो डिजोल्व किए जा सकते हैं। फिलर कैन बी डिजोल्व ऑन स्पॉट, बट अगर आपने मान लो वही हाइलोरोनिडेज आपके नेचुरल हाइलोरोनिक एसिड में ज्यादा लगा दिया तो आपका नेचुरल हाइलोरोनिक एसिड भी कम हो जाएगा। तो सपोज जैसे उन्होंने लिप में फिलर कराया और लिप में हाइलोरोनिडेज कराया, तो आपका फिलर तो कम हो गया, क्या पता आपका नेचुरल जो ओरिजिनल हाइलोरोनिक था वो भी कंपैरेटिवली कम हो जाए, राइट। एंड द रॉन्ग ट्रेंड, यानी कि अगर हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से सही क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। रॉन्ग ट्रेंड इज ओवर फिलिंग, मतलब बहुत ज्यादा पाउटी लिप्स, बहुत ज्यादा इंजेक्ट करना, ओवर इंजेक्शन ऑफ द फेस ऑल्सो, लाइक वी हैव ऑल्सो सीन कि बहुत ज्यादा इंजेक्ट करवा लेते हैं लोग फिलर, विच गिव्स यू एन अननेचुरल एक्सप्रेशन। मतलब क्या होता है कि ट्रेंड है कि आपको लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इमोट एंड टू एक्सप्रेस। तो लाइंस दिखनी चाहिए बट इतनी कि वो थोड़ी सटल हो जाए, बस इतना ही बोटॉक्स और फिलर कराना चाहिए, इसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बोटॉक्स और फिलर्स इतने ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं कि women in 40s and 30s they are तो of course getting it done, but at the same time जो teenagers अभी they are like 21 and 22 they are getting it done. I don't want to name the actress, but she has really gotten this Botox done and her face looks terrible. I mean, is Botox and fillers like, is it like for everyone? See, Botox and filler is for everyone only if you have a specific concern. Like I'll tell you, I had a patient who was 25 years old only. She's a female. Her complaint to me was two things. Like when I look in the mirror, I feel that I look very dull. And I feel like कि लोग मुझे बोलते हैं कि मेरी नींद नहीं पूरी हुई है. And also when I take my photos in a camera or anywhere, even in the selfies, my face looks broader. So you have to identify the problem. See, 24 is a young age, right? Yeah. तो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, व्हाट वी फाउंड, हमने देखा कि उनकी जो अंडर आईज थी वो काफी हॉलो थी बिकॉज ऑफ द फेस का स्ट्रक्चर। सो शी नीडेड एन अंडर आई फिलर टू फिल दैट स्पेस एंड ऑल्सो शी हैड अ वेरी बल्की मैसेटर्स, मतलब उनकी मैसेटर्स बहुत ज्यादा बल्की थी बिकॉज शी वॉज अ नॉन वेजिटेरियन एंड शी हैड अ हैबिट ऑफ डूइंग अ च्युइंगम। सो हमने फेस लिमिंग के लिए दिया उनको बोटॉक्स, राइट, एंड वी डिड एन अंडर आई फिलर ऑल्सो, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट कंसर्न. एज ग्रुप इज नॉट अ बार, मतलब अगर पेशेंट का कोई स्पेसिफिक कंसर्न है देन इन दैट पर्टिकुलर एरिया यू कैन गो फॉर दैट इफ इट इज डन बाय, अगेन आई एम ऑलवेज अगेन एंड अगेन टेलिंग, बाय अ एक्सपीरियंस इंजेक्टर एंड अ डॉक्टर, नॉट जस्ट एनीवन. लाइक पीपल नाउअडेज, इवन आई डोंट वांट टू नेम, सब कोई बोटॉक्स फिलर कर रहा है, मतलब आर यू ट्रेन्ड इवन फॉर दैट? डू यू हैव अ डिग्री टू डू दैट? नो. सो यू शुड नॉट गो विद एनीवन जो भी इंजेक्ट कर रहा है कि हाँ ये फेमस है तो इंजेक्ट करे. नो, लुक फॉर द डिग्री, लुक फॉर द ट्रेनिंग, डू फॉर द राइट डोजिंग, जो गाइडेंस है. कई बार जो हमारी गाइडेंस होती है वो भी इंपॉर्टेंट है. मान लो मेरे पास कोई पेशेंट आया है, वो बोल रहा है मेरा 5 ml फिलर कर दो, मैं नहीं करूंगी बिकॉज आई डोंट फील कि मेरे पेशेंट को रिक्वायरमेंट है. अगर मुझे लगेगा मेरे पेशेंट को 1 ml की रिक्वायरमेंट है तो मैं 1 ml करूंगी. अगर मुझे लगेगा उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है देन आई विल डायरेक्टली से नो. दैट इज वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, राइट, चूजिंग योर इंजेक्टर्स. एक पूरी स्टडी करनी पड़ती है जो कि अच्छा एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर सकता है. Exactly. उस हिसाब से वो बताएगा. हाँ, मतलब अगर आप ट्रेंड ही नहीं हो, सिंपल सी बात है, आप किसी चीज में ट्रेंड ही नहीं हो, आपको एक ट्रेनिंग तो बेसिक से रिक्वायर्ड है ना उस चीज को करने के लिए. आपने अगर ज्यादा डोज इंजेक्ट कर दी, गलत जगह पे इंजेक्ट कर दी, देन इट विल हैव साइड इफेक्ट्स. ओवर इंजेक्ट कर दी देन इट विल हैव साइड इफेक्ट. पेशेंट्स तो अपने मिरर में देखेंगे, वो तो बोलेंगे 5 ml इंजेक्ट कर दो, बट यू आर देयर टू गाइड देम राइट. इफ द गाइडेंस पर्सन इज रॉन्ग और वो गाइडेंस गलत कर रहा है देन ऑब्वियसली मिसयूज तो होगा ना किसी भी चीज का, और उसका ऑब्वियसली मिसयूज होगा तो साइड इफेक्ट्स होंगे. साइड इफेक्ट्स होंगे तो लोग बोलेंगे कि ये चीज सही नहीं है. तो सही तरीके से यूज करना इज इम्पोर्टेंट एंड योर मेंटर इज इम्पोर्टेंट, दैट हु इज डूइंग एंड गाइडिंग यू इन द राइट वे. एंड देयर इज ऑल्सो दिस प्रॉब्लम स्किन पीलिंग. विंटर्स में ना कुछ लोगों की बहुत ज्यादा स्किन ऐसे निकलने लग जाती है, तो व्हाट इज द राइट ट्रीटमेंट फॉर इट? सी, स्किन पीलिंग इज एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ द स्किन, यानी स्किन आपकी क्रैक होने लग गई, पील ऑफ होने लग गई. तो जो मेरे पास कॉमनली पेशेंट्स आते हैं ना, मैं सबसे पहले उनसे ये पूछती हूँ बहुत तेज गर्म पानी से तो फेस वॉश नहीं कर रहे. तो सबसे कॉमन आंसर होता है हाँ मैं बहुत ठंड है तो गर्म पानी से हम फेस वॉश कर रहे थे. दैट इज द नंबर 1 कॉमन मिस्टेक. डू यू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर? दैट इज द सेकंड थिंग आई आस्क माय पेशेंट. देन नो, वी फॉरगॉट, वी थॉट इट इज नॉट नीडेड. दैट इज, ये अगेन आंसर आता है पेशेंट्स का. तो ऑब्वियसली आपका स्किन का बैरियर खराब होगा, स्किन एनवायरनमेंट में ड्राइनेस होगी,
लगेगी, आप राइट स्किन केयर नहीं यूज करोगे, रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स यूज करोगे तो स्किन पील होने लगेगी, यानी ऊपर की जो लेयर है वो एक्सफोलिएट होने लगेगी। तो सिंपल सा तरीका है, आप अपना फेस वॉश चेंज कीजिए, वाटर को ल्यूकवार्म वाटर पे लाइए, ठीक है। उसके अलावा मॉइस्चराइजर दिन में 3 to 4 टाइम्स लगाइए, लगाना है। राइट। और क्योंकि फेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपके लिप्स, राइट, तो राइट। कुछ लोगों के थ्रू आउट द सीजन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट विंटर्स, उनके right, चैप लिप्स रहते हैं और डार्क भी रहते हैं, डार्क right, पिगमेंटेड, right. तो व्हाट टू डू अबाउट दैट, हाउ टू गो अबाउट दैट? So dark lips and chapping are two different categories. Dark is आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या जेनेटिकली आपके डार्क हैं या आप स्मोकर हैं या फिर आप लिपस्टिक्स लगाते हैं जिसका कोई इंग्रेडिएंट आपकी स्किन को इरिटेट कर रहा है, देन कैन वो पिगमेंटेशन कॉज कर सकता है लिप्स के। रही चैपिंग की बात, चैपिंग इज अगेन अ ट्रिगर, यानी कोई ना कोई ट्रिगर है जो चैपिंग कॉज कर रहा है, जिसमें मोस्ट कॉमन ट्रिगर होता है कि आपने कोई लिप बाम या ऐसी कोई चीज यूज करी जिसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट था जिससे चैपिंग हुई। अनदर इज नॉट हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग, मतलब लिप्स भी आपके फेस का और बॉडी का हिस्सा है। लोग सोचते हैं फेस पे तो मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, लिप्स को स्किप कर देते हैं। देन अनदर इज समटाइम कुछ दवाइयां चल रही होती है पेशेंट्स की जो ड्राइनेस कॉज करती हैं, देन नॉट स्टेइंग इनफ हाइड्रेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट कॉज है लिकिंग एंड डूइंग लाइक दिस, मतलब कॉमनली मेरे पास बच्चे आते हैं जो ऐसे ऐसे अपने होठों को अच्छे तरीके से पील ऑफ कर रहे होते हैं एंड दे फील कि हम ऐसे टंग लगाएंगे या सलाइवा लगाएंगे तो वो हाइड्रेट हो जाएगा। मैं उनको क्या बेसिक सा एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि ये सलाइवा आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बना है। यही सलाइवा आप अपने लिप्स पे लगाओगे तो आपकी स्किन के प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा एंड इट विल लीड टू मोर एक्सेसिव ड्राइनेस रादर देन ट्रीटिंग इट। सो एक सिंपल सा फंडा है, आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं यूज करना है। एक बेसिक सा मॉइस्चराइजर जो आप अपने बॉडी या फेस पे लगाते हैं, एक लेयर लगाया उसके ऊपर अपने लिप्स पे और उसके ऊपर आपने एक कोई भी लेस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाला लिप बाम चूज कर लिया। चाहे आपके पास पेट्रोलियम जेली है, आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक वैसलीन वाली पेट्रोलियम जेली ली, आपने लिप्स पे लगा ली। उसके अलावा अगर आप लिप बाम भी चूज कर रहे हैं तो लिप बाम में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाले मत चूज कीजिए कि फ्लेवर्स वाले कि आपने स्ट्रॉबेरी, मिंट, ये इरिटेट कर सकते हैं। या फ्रेग्रेंस बेस्ड प्रोडक्ट मत यूज कीजिए, यूज प्रोडक्ट जिन पे लिखा हो सेरामाइड्स है, हाइलुरोनिक एसिड है, तो वो आप बार बार अपने लिप्स पे लगाइए। रही पिगमेंटेशन की बात, तो पिगमेंटेशन के लिए पहली बात तो आपको ट्रिगर अवॉइड करना है कि क्या कॉज कर रहा है। अगर आप फीमेल हैं और आप लिपस्टिक यूज कर रही हैं तो आई यूजुअली एडवाइज माय पेशेंट्स कि आप जो लिक्विड मैट लिपस्टिक्स होती हैं, डार्क कलर्स होते हैं, वो अवॉइड करो। उसके अलावा देयर आर सर्टेन लिप serums also and lip balms available जो कि थोड़ा लिप लाइटनिंग में हेल्प करते हैं। उसके बियॉन्ड फिर इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, लिप पील्स एंड लिप लेजर्स, तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको गाइड करेंगे कि व्हाट इज नीडेड फॉर योर पिगमेंटेशन। या एंड फॉर अंडर आईज प्रॉब्लम तो इसके लिए काफी क्रीम्स वगैरह आती हैं, तो लाइक इज इट समथिंग दैट इज रियली नीडेड और इट्स जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक? सी, अंडर आई क्रीम्स आर नीडेड इन सर्टेन केसेस, पहली बात, नॉट ऑल केसेस, एंड दे डू वर्क, बट एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि मेरा पूरा अंडर आई वाला जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, वो नहीं कर सकती, कोई भी क्रीम नहीं कर सकती। तो इट विल इम्प्रूव योर अंडर आई प्रॉब्लम बट इट इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव इट टू एन एक्सटेंट ऑफ 90 to 100%। सो डिपेंड करता है अगेन अंडर आई। जैसे मैंने बोला हॉलोनेस है, हॉलोनेस है तो आप कितनी ही क्रीम्स लगा लो कुछ नहीं हेल्प करेगा, उसमें फिलर ही जाता है, या फिलिंग द अंडर आई एरिया इवन विद द फैट ग्राफ्टिंग हम लोग कर सकते हैं। अनदर थिंग इज वैस्कुलैरिटी, यानी आपकी स्किन बहुत पतली है और नीचे की वेसल्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो यू कैन यूज समथिंग विच इज अ विटामिन के बेस्ड अंडर आई क्रीम, और इवन देयर आर सर्टेन लेजर्स जो इसमें हेल्प करती हैं। देन डिहाइड्रेशन, यानी कि आपकी जो आईज हैं बहुत ज्यादा रिंकली हैं, लाइंस है, इट मींस इनफ हाइड्रेशन इज नॉट देयर, तो यू अप्लाई इवन अ सिंपल बेसिक मॉइस्चराइजर और एन अंडर आई क्रीम जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है। देन लाइंस एंड रिंकल्स, यानी आपका एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द आई बॉल्स है, आपकी जो ये मसल मूवमेंट ज्यादा है तो यहाँ पे लाइंस बनने लगे, यू कैन यूज समथिंग विच इज रेटिनॉल बेस्ड। देन देयर इज पफिनेस विच इज वेरी वेरी कॉमन इन अस इंडियंस कि पफी अंडर आईज होती हैं, कि एक तो जेनेटिक्स होती है आपकी नंबर 1, उसके अलावा आपके स्लीप हैबिट्स, सॉल्ट इनटेक, ये सब होता है। तो यू कैन यूज डी पफिंग क्रीम्स जिसमें कि कैफीन है, एंड ये आप यूज कर सकते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अंडर आई जो हम अपनी ओपीडी में देखते हैं, पिगमेंटरी डीमार्केशन लाइंस, यानी कि एक्चुअल पिगमेंटेशन जो आपके अपर आईलिड पे भी है, लोअर आईलिड पे भी है, and it is extending onto your face and forming a particular shape. That is the most common cause that we see in the OPD. तो उसमें there are certain creams जो कि 15-20% help करेंगी उसको लाइट करने में. Then there are in clinic treatment जो again will help you to 50-60%, not more than that, because demarcation यानी कि it is a natural part of your skin. It is just more darker than the rest of the skin. So we can make it better. We can't completely eliminate it. So you can use under eye cream, but क्या कंसर्न है, पहले यू हैव टू सी योरसेल्फ इन द मिरर कि आपका कॉज क्या है। अगर आप खुद नहीं जज कर पा रहे तो वी आर देयर टू हेल्प यू एंड विल गाइड यू व्हाट विल वर्क बेस्ट फॉर यू। एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेरम्स, तो वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया था, राइट,
ये कैसे राइट सीरम चूज करें अपनी स्किन के लिए, क्योंकि ढेर सारे सीरम्स अवेलेबल है, कैसे पता चलेगा कि आपके लिए ये सीरम ठीक है? तो एक बेसिक सी अगर हम बात करें तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप हाइलुरोनिक एसिड चूज कीजिए। आपको बहुत ज्यादा ओपन पोर्स और थोड़ी थोड़ी पिगमेंटेशन है तो आप नाइसिनामाइड चूज कर सकते हैं। आपका कंसर्न सिर्फ पिगमेंटेशन है तो यू कैन गो फॉर इवन अल्फा ब्यूटीन और इवन अ ग्लाइकोलिक बेस्ड सीरम। आपका कंसर्न सिर्फ एक रिजुविनेशन है और थोड़ा बहुत आपको माइल्ड पिगमेंटेशन है, यू कैन इवन गो फॉर अ विटामिन सी बेस्ड सीरम। देन देयर आर कोजिक एसिड सीरम्स दैट आर आल्सो अवेलेबल। अगर हम बात करें हमारे को स्किन का, आपको इलास्टिसिटी इंप्रूव करनी है, आपको स्किन की जो टेक्सचरल पार्ट है वो इंप्रूव करना है, फाइन लाइंस इंप्रूव करनी है, रिंकल्स इंप्रूव करने हैं, देन यू कैन गो लुक फॉर सीरम जिसमें रेटिनॉल है, रेटिनाल है, रेटिनाल्डिहाइड है, जो कि एक दूसरे के डेरिवेटिव है। देन यू कैन लुक फॉर द वर्ड कॉल्ड पेप्टाइड, पेप्टाइड कंटेनिंग सीरम। अगेन दे हेल्प इन कोलेजन बिल्डिंग एंड इंप्रूविंग द इलास्टिसिटी आपकी स्किन, तो उसका टेक्सचर बेटर करते हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा अदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी कंटेनिंग सीरम्स आते हैं लाइक रेजरवेटॉल, ये सब कॉम्बिनेशन में भी आता है। तो आप उस पे इंग्रेडिएंट्स पढ़िए एंड देन यू डिसाइड कि व्हेन आई सी माई सेल्फ इन द मिरर दैट इज द फर्स्ट कंसर्न आई सी, देन यू चूज दैट एंड स्टार्ट स्लोली एंड वन एट अ टाइम। एंड उसको अगेन पैच टेस्टिंग से स्टार्ट करो एंड देन बिल्ड अप योर स्किन रिजीम स्लोली इफ इट इज सूटिंग योर स्किन। डोंट कंबाइन टू मेनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कि आप मॉर्निंग में ये यूज कर लिया, रात में ये यूज कर लिया, तो it will not going to suit your skin. So which are the two serums that should never be combined? Vitamin together? C and retinol, as I told you, because they can strip your skin barrier. So if you're using a vitamin C, go for a peptide. If you're using a retinol, go for some other antioxidant in the morning like a niacinamide. So don't use AHAs or BHAs in the combination कि morning में मैंने glycolic लगा लिया, रात में मैं salicylic लगा लेती हूँ acne के लिए। Again they will strip off your skin of your barrier और आपके बहुत ज्यादा extreme dryness और irritation हो जाएगी। रेटिनॉल जो है वो कभी भी सिर्फ रेटिनॉल खाली नहीं लगाना है, मतलब समथिंग शुड बी देयर विद इट। अगर आप लोअर परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं और वो आपको सूट कर रहा है देन यू कैन स्टार्ट विद द रेटिनॉल ओनली एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज द परसेंटेज। एक इंपॉर्टेंट सा रूल है जो हम बेसिक से बोलते हैं कि रेटिनॉल कॉजेज ड्राइनेस, सो ऑलवेज मॉइस्चराइजिंग आफ्टर द रेटिनॉल इज समथिंग इंपॉर्टेंट। बट इफ यू यूजिंग अ हाइलुरोनिक एसिड सपोज और आप उसके साथ रेटिनॉल भी यूज करना चाह रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं। जो हम एक पेशेंट को नॉलेज देते हैं वो बोलते हैं कि हाइलुरोनिक आपको गीले फेस पे लगाना है, फेस ड्राई हो जाएगा कंप्लीटली जब आधे घंटे के बाद, तब आपको रेटिनॉल लगाना है। तो यू कैन कंबाइन दीज टू टुगेदर बट देयर शुड बी अ गैप, यानी वो गीले फेस पे लगाया इमीडिएटली, उसको अच्छे से ड्राई होने दिया, फिर आधा घंटा वेट किया तब रेटिनॉल लगाया। ये तो फेस की बात हो गई पूरी, लेकिन हमारी बॉडी की भी जो स्किन है वो भी कई लेवल पे सफर करती है बिकॉज ऑफ द सीजन चेंजेस एंड ऑल ऑफ दैट। तो समटाइम्स ये ऐसे रेड पैचेस वैसे बन जाते हैं, इट गेट्स वेरी इची आल्सो। वो क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? सो इचिंग अलग अलग कारण से हो सकती है। जो कॉमन की बात करेंगे हम कि हम विंटर्स में क्या कॉमन देखते हैं, वन इज अर्टिकेरिया जिसको हाइव्स या पित्ती निकलना भी बोलते हैं काफी कॉमन लैंग्वेज में। अनदर इज डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस इज अ वेरी कॉमन सा टर्म। इसको भी हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक्सोजिनस एंड एंडोजिनस। एक्सो माने कि मैं कोई केमिकल हैंडलर हूँ या वर्कर हूँ या कोई ऐसी चीज लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ जो मेरी स्किन को इरिटेट करिए, देन इट इज कॉल्ड एक्सोजिनस डर्मेटाइटिस एंड इट इज कॉजिंग इरिटेशन ऑन माई स्किन। देन देयर इज अ कैटेगरी कॉल्ड एंडोजिनस डर्मेटाइटिस, यानी फ्रॉम विद इन द स्किन वो बन रही है। तो ये बहुत बड़ी कैटेगरी, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें ऑब्वियसली वी कांट टॉक इन डिटेल राइट नाउ, बट आई विल टेल यू 2-3 बेसिक थिंग्स दैट वी सी। वन इज एस्टियटोटिक। एस्टियटोटिक मतलब एज रिलेटेड, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर आपका जो इंटरनल हाइड्रेशन होता है वो कम हो जाता है, आपका जो लिपिड लेयर बननी होती है वो कम हो जाती है, तो एज रिलेटेड ड्राइनेस आने लगती है। उसके अलावा एटोपिक जो मैंने बोला कि अगेन इट इज अ जेनेटिक डिफेक्ट इन द बैरियर ऑफ योर स्किन, आपकी स्किन प्रॉपर्ली इम्यून रिस्पॉन्स और बैरियर नहीं बना पा रही है जिसके कारण अगेन स्किन ड्राई साइड पे है। सो दैट इज द कॉमन कॉजेज ऑफ इचिंग जो हम देखते हैं इन जर्नल ओपीडी में। उसके अलावा एक्जिमास होते हैं, सोरियासिस होती हैं, बहुत सारी सिबोरिक डर्मेटाइटिस होती हैं, जो बहुत सारी कैटेगरीज हैं हम देखते हैं। बट अगर कॉमन की बात करें तो ये कॉमन कॉजेज होते हैं इचिंग के। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ रेड रैशेस। सबसे पहले आप कुछ भी सूदिंग अप्लाई कर सकते हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ कैलामीन लोशन और अ मॉइस्चराइजर। अगर आपको बहुत ज्यादा स्क्रैचिंग जैसा फील हो रहा है तो यू कैन डू माइल्ड आइसिंग, बट बहुत ज्यादा नहीं। स्क्रैचिंग इज अ ट्रिगर फॉर इचिंग, तो स्क्रैचिंग आपको अवॉइड करना है। मॉइस्चराइजर आप बार बार लगाइए। कोई भी ओरल एंटीहिस्टामिन जो कि इचिंग रिलीफ करेगा, जो कि ओवर द काउंटर अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। बट अगर आपकी इचिंग इन सब चीज से रिलीफ नहीं हो रही है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जब आप जाएंगे तो पर्टिकुलर एंटीहिस्टामिन और प्लस कुछ फॉर्म, कई बार हमें कई लोगों को टॉपिकल स्टेरॉइड या पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर भी देना पड़ता है कि उनका वो जो इन्फ्लेमेशन है वो सेटल हो जाए। देयर इज ऑल्सो वन बिग प्रॉब्लम डॉक्टर, विंटर्स में ना कुछ लोगों को हाथ पैर में बहुत स्वेलिंग हो जाती है, बहुत इन्फ्लेमेशन हो जाती है,
टू द एक्सटेंट की ब्लीडिंग भी कभी कभी होने लगती है. Right. So yes, you pointed out very right thing. मतलब commonly that we see is chilblains बोलते हैं हम इसको. So chilblains is a response to the environmental temperature change. यानी कि बाहर ठंड हो गई, आपके स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं. अब ये ब्लड वेसल्स हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करती हैं. तो क्योंकि बाहर इतनी ठंड हो जाती है तो ये वेसल्स वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, यानी सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड सप्लाई होता है पेरीफ्रीज ऑफ योर बॉडी विच इज योर फिंगर्स एंड योर फीट, वहां कम हो जाता है. देन वहां पेरीफ्रीज में कम हो गया, देन इट कैन लीड टू स्वेलिंग, जिसको बोलते हैं चिल ब्लेन. चिल मतलब ठंडा, ब्लेन्स मतलब ब्लिस्टरिंग डेवलपमेंट और स्वेलिंग डेवलपमेंट, या लाल दाने होना या फिर जलन होना, जिसके कारण अगर पेशेंट उस पर खुजा देता है बहुत ज्यादा, क्योंकि इचिंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ दैट, तो वहां पे घाव भी हो सकते हैं. सो दैट इज समथिंग वेरी कॉमन दैट इवन आई माई सेल्फ डेवलप चिल ब्लेन्स वेरी कॉमनली इन एवरी विंटर. सो आई हैव टू ट्रीट इट माई सेल्फ. सो दैट इज समथिंग वेरी कॉमनली दैट वी सी. सो मेकिंग एक इम्पॉर्टेंट सा जो मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप ये रेगुलेशन रखो कि अपने हाथ और पैरों को कवर रखो, मिनिमल टू जो कोल्ड एक्सपोजर है, सडन एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंजेस अवॉइड करो. यानी एकदम से आप ठंड में आए और बिल्कुल हीटर के आगे बैठ गए, वो भी नहीं करना है. स्लोली टेम्परेचर चेंज में आपको एडजस्ट करना है, एकदम से हीटर के आगे नहीं बैठना है. बिल्कुल गर्मी से हीटर के आगे उठ के आप बिल्कुल सर्दी में चले गए तो और ज्यादा वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा और आपका चिलब्लेन और वर्सनिंग हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट आई यूजुअली एडवाइज टू माय पेशेंट्स. इन एंड व्हाट एल्स दे कैन डू, लाइक इफ दे हैव इट, या तो क्या करें इससे जिससे थोड़ा सा रिलीफ मिले? सो कीपिंग कवर्ड एंड देन डूइंग वार्म कंप्रेसेस, यानी आप हल्का सा गुनगुने पानी से सिकाई कर सकते हैं. री अप्लाइंग द मॉइस्चराइजर और एनी सॉर्ट ऑफ सूदिंग एजेंट अगेन एंड अगेन. कुछ माइल्ड टॉपिकल सूदिंग एजेंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे 1% हाइड्रोकॉर्टिजोन जो OTC अवेलेबल होता है, वो आप लगा सकते हो. लेकिन अगर आपको उससे रिलीफ नहीं आ रहा है तो कुछ ओरल मेडिकेशंस होती हैं या फिर कुछ लगाने की स्ट्रॉन्गर मेडिकेशंस होती हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, और जिससे कि 2 weeks के अंदर यूजुअली इट इम्प्रूव्स. ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन yes so that it doesn't worsen. कि वो घाव, जैसे आपने बोला घाव बन जाए, तो घाव नहीं बनने. राइट. ठीक है. सो वी हैव कवर्ड दिस स्किन रिलेटेड कंसर्न्स डॉक्टर. नाउ लेट्स जस्ट हेड टू हेयर, क्योंकि बालों की बात करते हैं तो एवरीबॉडी कैन जस्ट से कि हाँ मुझे बहुत हेयर फॉल हो रहा है. तो अचानक से लोगों को इतना हेयर फॉल क्यों हो रहा है? सी हेयर फॉल को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्कारिंग एलोपेशियाज एंड नॉन स्कारिंग एलोपेशियाज. स्कारिंग मतलब आपकी स्किन जो है वो भी स्कार होकर सिकुड़ रही है और आपकी जो हेयर रूट्स है, जहां से हेयर अराइज होना चाहिए, वो डेड हो रहा है, तो इवेंचुअली देयर इज लेस चांसेस ऑफ हेयर रीग्रोथ. इसी तरीके से नॉन स्कारिंग एलोपेशियाज होते हैं जिसमें पैटर्न हेयर लॉस आते हैं, यानी फीमेल पैटर्न, मेल पैटर्न, टिलोजेनिक फ्लूइड यानी डिफ्यूज हेयर लॉस हो गया, या फिर एक एंटिटी होती है ऑटो इम्यून कैटेगरी जिसको हम एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं, वो आता है. सो हेयर फॉल इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जब स्पेसिफिकली अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है. जैसे मेरे पास पेशेंट आएगा, वो बोलेगा कि मैम मैं ना अभी हॉस्टल शिफ्ट हुआ हूँ, यहाँ के पानी से मुझे हेयर फॉल होने लगा है. तो मैं उनको ये बोलती हूँ ये पानी नहीं है, इट इज द एनवायरमेंटल चेंज दैट हैज ट्रिगर्ड योर हेयर फॉल. क्योंकि पहले वी वर हैबिचुअल टू अ सर्टेन हैबिट, हम कोई जगह चेंज करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए वो एक स्ट्रेसर है, बिकॉज वी हैव टू एडजस्ट टू अ न्यू एनवायरनमेंट. सो एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेसर, बीइंग अ मेंटल स्ट्रेसर, बीइंग अ एनवायरमेंटल स्ट्रेसर, वो आपकी हेयर साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है. वो हेयर साइकिल डिस्टर्ब होगी तो आपके हेयर फॉल बढ़ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टेलोजेनिक फ्लूवियम, यानी कि जो गिरने वाले बाल हैं वो बहुत ज्यादा बंचेस में गिरने लगेंगे. तो पेशेंट्स बोलते हैं कि मैं कंघी कर रही हूँ या फिर मैंने हेड वॉश किया तो मेरे बंचेस यानी गुच्छों में ही बाल निकले जा रहे हैं. उसके अलावा कॉमन कॉजेज, आप बीमार पड़े लास्ट 3 to 6 months में तो हेयर फॉल हो गया, जैसे डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया. उसके अलावा कोई भी वायरल इलनेस जो मोर देन 1 week की इलनेस थी, आपने बहुत सीवियर एग्रेसिव डाइटिंग कर ली, आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल चेंजेस चल रहे हैं. सो दीज आर द कॉमन ट्रिगर्स जो आपके हेयर फॉल को इंक्रीज करते हैं. और पेशेंट्स कॉमनली, हम कॉमनली ये भी देखते हैं कि जैसे किसी ने हेयर ट्रीटमेंट कराया, मान लो हेयर केराटिन या बोटॉक्स या स्ट्रेटनिंग, उसके बाद भी 3 months के बाद हेयर फॉल बढ़ जाता है. तो दैट इज कॉमनली दैट वी सी इन द OPD. और मोस्ट कॉमन कॉज जो जैसे हम बोलते हैं ना पतझड़ का सीजन, तो पतझड़ के सीजन में या पोस्ट रेनी सीजन, ड्यूरिंग रेनी सीजन भी हेयर फॉल ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि हेयर जो होते हैं वो बिल्कुल एनवायरनमेंट से मॉइस्चर लेके फूल जाते हैं और वो ब्रेकेबिलिटी यानी कि ब्रेकेज बढ़ जाती है, जिसके कारण पेशेंट्स उस टाइम पे ज्यादा हेयर फॉल की कंप्लेंट करते हैं. जिनको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है तो ऑफ कोर्स दे शुड गो एंड सी अ डॉक्टर. लेकिन किसी को अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और अगर किसी को अपना हेयर फॉल रोकना है तो वो घर पे ऐसी क्या चीज कर ले जिससे उनका कई हद तक हेयर फॉल रुक सकता है?
So I will not talk about DIYs in this. I will talk about the basic thing जो आपने बोला कि आप घर पे क्या करेंगे आपका खुद से हेयर फॉल। तो मैंने जैसे बोला कॉजेज होते हैं, मान लो आपका कॉज है डाइटिंग, तो इसका मतलब आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल कंटेंट इन योर डाइट, जो कि प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स इनकी फॉर्म में होगा, टेकिंग लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स की फॉर्म में होगा। अगर आपका किसी स्ट्रेसर की वजह से एनवायरमेंटल चेंज, मान लो आपकी स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, आपकी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, देन इंप्रूविंग योर स्लीप साइकिल एंड योर लाइफस्टाइल इज दैट इज समथिंग विच आई रिकमेंड। देन कई केसेस में तो टेलोजन एफ्लूवियम की जैसे हम बात कर रहे हैं हेयर फॉल की, इट इज सेल्फ लिमिटिंग ऑल्सो। मान लो स्टार्ट हुआ, आपने अपना सब कुछ डाइट वाइट हेल्थ लाइफस्टाइल सब ठीक कर लिया, तो इट इज सेल्फ लिमिटिंग ऑल्सो, यानी 3 months में सेल्फ भी रिकवर हो जाता है। समटाइम्स यू डू नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट ऑल्सो, सो यू कैन वेट एंड वॉच ऑल्सो कि वो इतना एक्सेसिव नहीं है कि आपको बॉल्डिंग हो रही है या बिल्कुल ही डेंसिटी कम हो गई है, देन you can wait and you don't need a treatment. So I won't advise or do a DIY in this, but I will say कि अपना हेड वॉश आप हफ्ते में 3 बार करो, अपने स्कैल्प को क्लीन रखो, है ना, अच्छी डाइट फॉलो करो, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करो। That is what I tell my patients to do. ऑल्सो डॉक्टर, जब भी हेयर फॉल किसी को जब होने लगता है एंड इट इज अ मेजर कंसर्न, लाइक ऑन फिट तक वी सी अ लॉट ऑफ पीपल कमेंटिंग कि हेयर फॉल हो रहा है, इसके लिए बताइए, इसके लिए बताइए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रीजन वहां पे ब्रेक हो जाता है, इन द सेंस कि ये वाला ऑयल यूज करें या ये वाला करें, और कोई भी अगर कुछ भी सजेस्ट कर देता है एंड दे स्टार्ट यूजिंग इट, राइट। तो यू एज एन एक्सपर्ट, इफ यू हैव टू सजेस्ट अ ऑयल कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपको ऑयल लगाना भी है, तो ये ऑयल है जिससे आपको फायदा मिल सकता है, तो विच वुड दैट बी? तो अगर हम इसकी बात करें तो पहली बात तो ऑयल स्कैल्प में एब्जॉर्ब होते ही नहीं है, तो यानी कि ऑयल्स आर नॉट देयर टू इंक्रीज योर हेयर ग्रोथ। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता था पहले, दादी नानी बोलती थी तेल लगा लो बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी, वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मसाजिंग योर स्कैल्प, जिससे क्या होता था, आप कोई भी तेल लगाइए मान लीजिए जो आपके स्कैल्प को सूट कर रहा है, तो आपके स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से आपकी हेयर ग्रोथ बेटर होगी। बट कोई भी ऑयल इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज योर हेयर ग्रोथ। तो व्हेन वी आर पॉइंटिंग आउट अ पर्टिकुलर हेयर ऑयल, देयर इज नन ऑफ दैट। हाँ, अगर हम सेफेस्ट हेयर ऑयल की बात करें जो सबके हेयर स्कैल्प में ज्यादातर सूट कर जाता है, दैट इज द कोकोनट ऑयल दैट यू कैन यूज, एंड यू डोंट नीड टू गो फॉर फैंसी ऑयल्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। जो मार्केटिंग हो रही है इनकी हमें नहीं जरूरत है, कई बार इनमें फ्रेग्रेंस भी होती है तो ये इरिटेट कर सकती है। सो बेसिक इज कोकोनट ऑयल, जो इवन स्टडीज शो करती हैं, जो कि मल्टीपल ऑयल्स को कंपेयर किया गया, जिसमें देखा गया कि द कोकोनट ऑयल वाज द ओनली ऑयल विच इज एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय द हेयर, जो आपकी लेंथ होती है उसको वो हाइड्रेशन देता है, यानी कि उसकी जो शाइन है उसको बेटर करता है। ऑब्वियसली हेयर ग्रोथ में हेल्प नहीं करता। देन आजकल मार्केट में बहुत सारे पेप्टाइड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जो कि आप लगा सकते हैं, जो कि रिडेंसिल, प्रोकैपिल, एनागेन इन फॉर्मुलेशंस में आते हैं। फिर भी इनसे इंप्रूव नहीं हो रहा तो फिर स्पेसिफिक टारगेटेड ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की गाइडेंस में ले सकते हैं। या बिकॉज यू मस्ट हैव आल्सो सीन वायरल रील्स कि किसी भी चीज में जब तक आप कुछ ऐड नहीं कर देते तब तक वो वैल्यू ऐड नहीं होती। जैसे अगर आप कोकोनट ऑयल ऑफ कोर्स बेस्ट है, फिर उसमें थोड़ा सा प्याज का रस डाल दो और फिर देखो आप हेयर ग्रोथ। तो क्या ये सच है, इससे कुछ असर पड़ता है? सो जैसे आपने बोला स्कारिंग, नॉन स्कारिंग एलोपेशियास, तो पहले बोला जाता था कि जो नॉन स्कारिंग एलोपेशियास थे उसमें एलोपेशिया जो एरियाटा था उसमें अगर हम इरिटेशन कोई चीज लगा देते थे तो हेयर ग्रोथ हो जाती थी, क्योंकि वो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती थी। तो प्याज का रस वहां से आया। तो जिन लोगों को एलोपेशिया एरियाटा होता था वो प्याज का रस लगाते थे तो इरिटेशन पोटेंशियल की वजह से उनकी हेयर ग्रोथ आती थी। बट अगर हम बाकी हेयर फॉल्स में बात करें तो उसका कोई एक्सेसिव रोल नहीं है। हाँ, तो वो उस पर्टिकुलर हेयर वाले के केस में, बट व्हाई यू नीड दैट, व्हाई यू वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड स्पेंड लॉट ऑफ मनी एंड एफर्ट इन डूइंग दैट, जब ये सब चीजें मार्केट में ऑलरेडी कंपनीज हैव ऑलरेडी डन अ रिसर्च एंड इट इज अवेलेबल। तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में पहली बात तो हेयर फॉल आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना, कि टाइप क्या है, टाइप के बाद कॉज क्या है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की बात आती है। तो जस्ट गोइंग ऑन ट्रेंड्स कि ये सब लोग यूज कर लो इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर एवरीवन। कोकोनट ऑयल में कपूर डाल बिल्कुल भी नहीं। आई हैव सीन लॉट ऑफ इरिटेशन कि लोगों के स्कैल्प में इचिंग और दाने हो जाते हैं, पस वाले दाने हो जाते हैं। कभी भी कपूर मिला के लोग शरीर पे भी लगा लेते हैं। आई यूजुअली से नो प्लीज, इससे अच्छा आप कुछ मत करो, वो ज्यादा बेटर है। और अगर आप कुछ करना ही है तो अगेन अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस ही कीजिए। इसलिए मैंने सवाल पूछा क्योंकि बहुत नॉर्मल है लोगों का तुरंत कुछ भी चूज कर लेना। अच्छा ये क्योंकि इतना डर रहता है, इतना हेयर फॉल हो रहा होता है कि उस टाइम लगता है कि जो चीज मिले
हम तुरंत उसको लगा लेंगे। मैं वही कह रही हूँ ना, वो हमारी जो मेंटालिटी है उसको ट्रिगर करते हैं। मान लो आप एक वर्ड गूगल पे या किसी कहीं पे भी सर्च कर रहे हो, वो आपको सारी एड्स या फिर वही उसी से रिलेटेड दिखाने लग जाएगा। बट इट इज ऑल मार्केटिंग, नॉट एवरीथिंग इज ट्रू दैट जो आप इंटरनेट पे देखते हैं उसमें से कुछ ही एविडेंस बेस्ड होता है। तो जो चीज एविडेंस बेस्ड है, जिसके कुछ स्टडीज है, आप उसके लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। बट गोइंग आफ्टर समथिंग विच इज नॉट एविडेंस बेस्ड, यू शुड नॉट रन आफ्टर दैट। तो हेयर फॉल का सही तरीका क्या है ट्रीट करने का? हेयर फॉल का सही तरीका है न्यूट्रिशन को सबसे पहले इंप्रूव करना, हेल्दी डाइट लेना, अच्छी स्लीप लेना, है ना। एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एक्सरसाइज करना, मिनिमल हेयर ट्रीटमेंट्स कराना। जैसे ऐसी पेशेंट जो हर 3-4 महीने के बाद हेयर रिबॉन्डिंग ये सब कराते हैं, तो मिनिमल केमिकल एक्सपोजर इज समथिंग दैट इज एडवाइजेबल। देन आई टोल्ड यू कि जो पेप्टाइड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जो कि आप लगा सकते हैं अपने स्कैल्प में। हेयर ऑयलिंग भी आप कर सकते हैं, वंस अ वीक कर सकते हैं टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। सो देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट। देन ट्रीटिंग द स्पेसिफिक कॉज, मतलब मेरे पास काफी पेशेंट आते हैं जिनको पीसीओडी है, थायराइड है, या फिर कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से हेयर थिनिंग हो रही है। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट और फिर उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट करते हैं। फिर कुछ पैटर्न हेयर लॉस होता है, यानी जेनेटिक हेयर लॉस होता है, मतलब फीमेल्स में मम्मी में एंड उनकी नानी में था, या फिर मेल्स के अंदर पापा, दादा, इवन मामा से, मैटरनल साइड से भी आता है। तो वो पैटर्न हेयर लॉसेस का बिल्कुल अलग ही डिफरेंट ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि हमें उसके अंदर उसके अगेन कॉज को ट्रीट करना है, उनको काउंसिल करना है कि व्हाट इज गोइंग टू वर्क, व्हाट इज नॉट गोइंग टू वर्क, हाउ लॉन्ग यू नीड द ट्रीटमेंट, कितने समय तक आपको लगाना है। क्योंकि क्या होता है, काफी लोग 2-3 महीना ट्रीटमेंट लगाते हैं, इंप्रूवमेंट आ जाती है, बट उनको ये नहीं पता था, गाइडेंस नहीं मिली थी कि ये पैटर्न हेयर लॉस है, इसमें लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा। सो दैट इज वेयर वी डू रॉन्ग। दिस ऑल्सो कम स्प्लिट एंड्स हो गए, Right. एक ब्रेकेज हो गया, बीच Right. से टूटता है बाल। Right. तो ये सारी समस्याएं भी है। सी ब्रेकेज के लिए जैसे मैंने बोला ना, जब रेनी सीजन आता है तो एनवायरनमेंट में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आपका हेयर उस ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करेगा, वो फूल जाएगा, तो ब्रेकेज यानी ब्रेकेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप कंघी भी करोगे तो भी टूट जाएगा। आपने रबर बैंड लगाया जो बहुत टाइट था, आपने बालों से उसको खींचा, वो सारे बाल टूट के उसमें अटैच हो जाएंगे। या फिर आप बहुत ज्यादा हेयर ट्रीटमेंट्स कर रहे हो, मतलब हर रोज ही आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हो, हेयर ड्रायर यूज कर रहे हो जो कि हीट सेटिंग्स, हायर हीट सेटिंग्स पे, तो अगेन ब्रेकेज बढ़ जाएगी। तो स्प्लिट एंड्स एंड ब्रेकेज का कॉज इज ओवर ट्रीटिंग योर हेयर एंड स्पेसिफिकली इन सर्टेन एनवायरमेंटल चेंजेस की, मान लो रेनी सीजन है या बहुत ह्यूमिड एनवायरमेंट है तब। ये हो गया हेयर फॉल। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है डैंड्रफ की। तो डैंड्रफ क्यों लोगों में होता है और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? तो मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है तो मैं पहले उनको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको बोलते हैं सिबोरिक डर्मेटाइटिस। सिबोरिक मतलब सिबोरिया माने तेल बनना, डर्मेटाइटिस माने स्किन में इन्फ्लेमेशन होना। तो हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज ऑफ बॉडी में ज्यादा होते हैं जहाँ पे हेयर ज्यादा है, जैसे कि स्कैल्प हो गया, आईब्रोज हो गई, आई लैशेज हो गई, नोज की साइड्स हो गई, कान के अंदर, कान के पीछे हो गया, उसके अलावा मेल्स के अंदर बियर्ड हो गया, या फिर सेंटर पार्ट ऑफ चेस्ट या अपर पार्ट ऑफ बैक हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑयल ग्लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। अब क्या है कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो ये एंड्रोजेंस होते हैं, आपके ऑयल ग्लैंड्स पे काम करते हैं। सिबोरिया यानी तेल यानी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो ये जो तेल है एक नॉर्मल इंडिविजुअल से 10 टाइम्स ज्यादा बन रहा है। तो मैं एक नॉर्मल शैम्पू यूज कर रहे हो और आप एक नॉर्मल शैम्पू यूज कर रहे हो, तो मेरा स्कैल्प तो क्लीन हो रहा है लेकिन आपका नहीं हो रहा, क्योंकि वो शैम्पू इज नॉट सफिशिएंट टू क्लीन दैट एक्सेसिव ऑयल। सो दैट इज वेयर द फर्स्ट थिंग कम्स, चेंजिंग योर शैम्पू, जो कि आपके उस एक्सेसिव ऑयल को क्लीन कर सके। देन फ्रीक्वेंट वॉशिंग। अब कुछ लोग ना हफ्ते में एक ही बार वॉश करते हैं तो ऑयल बिल्डअप हो जाएगा, हमारी स्किन में एक फंगस रहती है मैलिसीजिया, वो ओवर ग्रो कर जाएगी, तो और आपका डैंड्रफ वर्सन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये येलो फ्लेक्स बनने लग गई, मेरे को इचिंग होने लग गई, मेरे को खुजली होने लग गई, या फिर मेरे को नोज के साइड में रेडनेस और पपड़ी सी आने लग गई है, मेरी आईब्रोज और आई लैशेज में भी फ्लेकिंग आने लग गई है। सो इट इज डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंटल चेंज ऑल्सो एंड योर हार्मोन्स ऑल्सो एंड इवन योर स्ट्रेस लाइफस्टाइल। एनवायरमेंटल चेंज कैसे इसको करता है, अगेन एक बेसिक सी चीज जो मैं अगेन अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, आप एक ड्रॉप ऑयल और घी की गिरा दो अपनी स्लैब पे, विंटर्स में देखो सुबह क्या होता है, जम जाती है। सेम goes for your scalp. Your scalp has natural oil. एनवायरमेंट में टेम्परेचर लो होगा तो वो जम जाएगा, और प्लस आप विंटर्स में इनफ्रीक्वेंट वॉशिंग कर रहे हो तो वो और ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, और ज्यादा डिपॉजिट होगा तो आपका डैंड्रफ बढ़ जाएगा। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द कॉज, द टाइप ऑफ द डैंड्रफ दैट यू हैव, द प्लेस, द एरिया ऑफ द डैंड्रफ, की सिर्फ स्कैल्प में, आईब्रोज में या बियर्ड में भी है, यानी अगर हार्मोन्स की वजह से, ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी ज्यादा की वजह से, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है। तो एक बेसिक सी चीज जो मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि शैम्पू हफ्ते में 3 बार करना जरूरी है, शैम्पू चेंज करना जरूरी है, समथिंग विच इज
जिसपे वर्ड लिखा हो एंटी डैंड्रफ। क्यों? क्योंकि वो आपका एक्सेसिव ऑयल को क्लीन कर देगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड अगेन आपके अगर हार्मोनल ट्रिगर्स हैं, आइडेंटिफाइंग दोज हार्मोनल ट्रिगर्स और सर्टन फूड जो कि इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं उनको आइडेंटिफाई करना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अवॉइडिंग हेयर ऑयलिंग स्पेसिफिकली इफ यू हैव डैंड्रफ। अगर आपको करनी है, अगेन आई टेल देम करो, लेकिन हफ्ते में एक बार, ओवरनाइट मत करो, सर्द होने से 2 से 3 घंटा पहले, एंड देन यू रिंस इट ऑफ। और इसको ट्रीट कैसे करना है? ट्रीट आई टोल्ड यू, लुक फॉर द वर्ड एंटी डैंड्रफ शैम्पू, है ना। तो आप जैसे कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पू होते हैं या फिर कुछ सेलेनियम सल्फाइड बेस्ड शैम्पूज होते हैं, तो ये शैम्पूज आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की गाइडेंस के, कुछ हायर शैम्पूज भी आते हैं जिनके अंदर फ्लूसिनोल और एसिटानाइड भी होता है और कुछ स्ट्रॉन्गर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो टाइप ऑफ डैंड्रफ पे डिपेंड करेगा। समटाइम्स आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एंटी फंगल ओरल ट्रीटमेंट भी देंगे अगर वो येलो या ग्रीजी फ्लेक्स देख पा रहे हैं आपके स्कैल्प में, और कुछ लगाने की दवाइयां भी होती हैं जो इन्फ्लेमेशन और इचिंग को कम करती हैं। तो अगर आपको घर पे ट्रीट करना है तो वही मैं कह रही हूँ, आप मार्केट में जाइए, लुक फॉर द वर्ड एंटी डैंड्रफ, यूज दैट, वॉश फ्रीक्वेंटली, डू नॉट डू हेयर ऑयलिंग, दैट इज व्हाट यू कैन डू एट होम। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत ही ज्यादा गंदा डैंड्रफ बालों में हो जाता है, टू द एक्सटेंट वेयर यू कैन लिटरली सी द डैंड्रफ फॉलिंग। यस, एंड इवन स्पेसिफिकली व्हेन यू आर वेयरिंग अ ब्लैक, इट इज मोर विजिबल, इट जस्ट शोज एवरीवेयर। तो इसके लिए कोई अलग से कोई ट्रीटमेंट आता है, कुछ अवेलेबल? सी इन क्लिनिक ट्रीटमेंट तो होते ही हैं कि आपका स्कैल्प भी क्लीन किया जा सकता है थ्रू सर्टेन जो प्रोसीजर्स या मशीन्स होती है, बट बेसिक सा एक मैं जो अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि जैसे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। वन इज एन एक्टिव ट्रीटमेंट, ये बहुत ज्यादा है, मैंने ट्रीट करा, मैं आपको एक क्लीन वाले स्कैल्प में ले आई, बट देन फॉलोज अ मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज माने आपकी बॉडी की टेंडेंसी है ज्यादा ऑयल बनाने की, सेबोरिक डर्मेटाइटिस होने की, डैंड्रफ होने की, तो वो जिंदगी भर रहेगी। आई कांट चेंज योर हार्मोन्स, आई कांट change your genetics. So what I can do is I can externally control it. What I can do to externally control is changing your shampoo and giving you a topical anti-inflammatory लगाने वाला जो इनको कंट्रोल करके रखेगा। हाँ, और डॉक्टर, वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट केम टू माय माइंड इज, जैसे आपने बोला व्हेन यू हैव अ डैंड्रफ, तो आप जाओ मार्केट में एंटी डैंड्रफ देखो, लेकिन कभी कभी लोगों को अपनी प्रॉब्लम, जैसे जिन लोगों को डैंड्रफ नहीं है, कैसे वो राइट शैम्पू यूज करें? क्योंकि ये होता है कि उन्होंने एक एड देखा, वो शैम्पू खरीद लिया, और वो जब लगाया तो एक्सटेंसिव हेयर फॉल होने लग गया। तो कैसे राइट शैम्पू चूज करें? तो अगर हम राइट शैम्पू की पहले टेक्निक की बात करते हैं, तो पहली बात तो टेक्निक इज इंपॉर्टेंट ऑफ डूइंग अ शैम्पू। जब भी आप शैम्पू कर रहे हैं तो पहले स्कैल्प में लगाइए शैम्पू को, उसको फोम बनाइए, है ना, और 2 मिनट्स के लिए उसको छोड़िए ताकि वो जो भी एक नेचुरल ऑयल्स हैं, अगर आपका नॉर्मल स्कैल्प है, बहुत एक्सेसिव ऑयली स्कैल्प है, उसको क्लीन कर सके, जो भी आपके मतलब पॉल्यूटेंट्स या फिर डस्ट इकट्ठी होगी उसको क्लीन कर सके, देन यू रिंस ऑफ योर लेंथ। मोस्टली हम इंडियंस क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पूरा लेंथ वॉश करने लगते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्रिएट होता है आपकी लेंथ में, एंड योर हेयर बिकम्स मैटेड मतलब चिपक जाते हैं आपस में। सो दैट इज द टेक्निक वेयर वी आर डूइंग रॉन्ग। नंबर 2 इज आइडेंटिफाइंग द राइट शैम्पू। सो इफ यू हैव वेरी ड्राई एंड frizzy hair, look for the word sulfate free. ठीक है। If you have very oily or greasy hair, you can go for milder sulfates. And dandruff की तो कैटेगरी अलग हो गई है, बिल्कुल, then you have to see that. And then if you have very dry scalp is also a condition जिसमें आपको बहुत itching irritation रहती है, specifically in the winter time, then you can look for ingredients जिसमें hyaluronic acid word लिखा है, जो कि hydrating word लिखा है शैम्पू पे। So look for these word and then find your shampoo. डॉक्टर, आप शैम्पू करने की बात कर रहे थे, तो बहुत से लोगों को लगता है कि डेली हेयर वॉश करने से हेयर ब्रेकेज बढ़ जाता है। इज इट ट्रू? इट इज नॉट ट्रू, इट्स अ मिथ। बेसिकली मैं यही पेशेंट को बोलती हूँ, अगर आपके 60 to 100 हेयर रोज गिर रहे हैं और यही चीज आप 7 दिन के बाद धो रहे हो, तो वो 7 into 100 से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी 700 बाल ही गिरेंगे 7th डे पे अगर आप वॉश करेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट मिथ दैट पीपल गो रॉन्ग। अनदर इज नॉट क्लीनिंग योर स्कैल्प, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा, डर्ट बिल्डअप होगा, तो और ज्यादा उल्टा हेयर फॉल होगा अगर आप हफ्ते में 1 बार वॉश करोगे बजाय कि हफ्ते में 3 बार। एंड देन देयर आर पेशेंट्स हु आर वर्किंग आउट, जो जिमिंग कर रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, उनमें तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि इवन आफ्टर जिम जो आपका एक्सेसिव स्वेट और बिल्डअप हो गया, आप उसको भी क्लीन करो, डू शैम्पू वंस इवन आउट ऑफ द जिम। सो डूइंग अ फ्रीक्वेंट शैम्पू इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज योर हेयर फॉल एट ऑल। या और हेयर ग्रेइंग से भी लोग काफी परेशान है, तो इतना जल्दी आजकल लोगों में क्यों लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं? सो कैनिटीज बोलते हैं इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो
दो तरीके की होती है, एक तो नॉर्मल हो गई कि 21 ईयर्स के बाद हो रही है, और एक हो गई प्री मैच्योर कैनिटी, यानी पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि जल्दी मेरे बाल व्हाइट हो गए, तो प्री मैच्योर ग्रेइंग बोलते हैं। तो प्री मैच्योर ग्रेइंग के कारण होते हैं सर्टेन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, मान लो कैल्शियम पेंटोथेनेट डेफिशिएंसी है। उसके अलावा आपकी जेनेटिक कॉजेज होते हैं कि मतलब मेरे मदर फादर में अर्ली ग्रेइंग हुई थी, देन आई हैव अ टेंडेंसी फॉर अर्ली ग्रेइंग। उसके अलावा साइनोसाइटिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि आपका नोज ब्लॉकेट फ्रीक्वेंट रहता है, देन यू विल गेट अनदर स्ट्रेस इज अनदर कॉमन प्रॉब्लम। अगर हम अब की बात करें विच इज कॉल्ड नॉर्मल कैनिटीज, यानी 22 ईयर्स 25 ईयर्स इवन 30 ईयर्स पीपल आर कमिंग कि बहुत ज्यादा बाल सफेद हो गए, देन इट इज योर स्ट्रेस, योर लाइफस्टाइल, योर स्लीप हैबिट्स विच आर लीडिंग टू इंक्रीज ग्रेइंग, इवन द एनवायरमेंटल टॉक्सिन एक्सपोजर, द पॉल्यूटेंट एक्सपोजर, द यूवी लाइट एक्सपोजर जो कि अर्ली ग्रेइंग करता है। क्यों? क्योंकि यही यूवी लाइट अगर हमारी स्किन को टैन करती है तो यही यूवी लाइट आपके हेयर को भी जल्दी ग्रे कर सकती है। तो यूवी डैमेज इज अ वेरी कॉमन कॉज। तो ये कॉमन कॉजेज होते हैं जो हम देखते हैं, जिसमें से मैं मोस्ट कॉमनली देखती हूँ कि पेशेंट हैज अ वेरी बैड लाइफस्टाइल, इरेगुलर स्लीपिंग हैबिट्स, लॉट ऑफ स्ट्रेस, जिसकी वजह से अर्ली ग्रेइंग हो रही है। और पोल्यूशन और इस सब से भी हेयर पे बहुत वो पड़ता है, तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू वॉश इट एवरी डे एंड वॉश इट एंड ऑब्वियसली अगेन मेंटेन इट। मतलब अगर आप बाहर निकल रहे हैं, आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप अपने बालों को भी कवर करके जा सकते हैं टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंटल डैमेज ऑल्सो। मतलब एक कैप पहन लिया, हैट पहन लिया, या फिर एक स्कार्फ कर लिया व्हेन यू गोइंग आउट स्पेसिफिकली इन विंटर्स और इन अ वेरी डायरेक्ट सनलाइट। या और हेयर फॉल और हेयर ब्रेकेज से बचने के लिए कोई फूड हो जो हम खा सकते हैं? तो फूड्स की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन सोर्सेज ढूंढिए, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ढूंढिए। तो अगेन अ हेल्दी डाइट, अ वेल बैलेंस्ड मील विद हायर कंटेंट ऑफ प्रोटीन कंपेयर टू योर कार्बोहाइड्रेट इज व्हाट वी नीड इन अ रूटीन बेसिस टू हैव गुड एंड हेल्दी हेयर। Yeah, and another important question. A lot of times we have seen the dry shampoos and powders, they are Right. getting very popular Yes. these days कि बाल नहीं धुले पाउडर से ऐसे करके उसको ड्राइनेस हो जाए। How safe this activity is? So if you're using very occasionally, it is safe. अगर आप इसको रोज ही एज आपने बना लिया कि मेरे को शैम्पू ही नहीं करना, मैं रोज ही यूज करूँ, देन इट इज नॉट सेफ फॉर योर हेयर एट ऑल, क्योंकि ये बिल्डअप बना लेंगे। अगेन बिल्डअप से इन्फ्लेमेशन होगी और ज्यादा आपके स्कैल्प में इचिंग और इरिटेशन हो सकती है। तो यूजिंग देम स्पारिंगली, लेस क्वांटिटी एंड इनफ्रीक्वेंटली, yes you can go for. Using them daily in substitute to your shampooing is not recommended. Yeah. So before we end the podcast, just one last question that I want to ask कि आपके हिसाब से एक गुड और हेल्दी हेयर की या स्किन की क्या डेफिनेशन है, और क्या ऐसा कुछ एडवाइस जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए? So good, healthy hair, skin, nails. I'll talk about everything because they all are interrelated and they're part of your skin also. And skin आपका बहुत largest organ of the body है, तो सिर्फ आप अपने nose से नहीं, अपनी skin से भी breathe करते हैं। तो lifestyle, again healthy diet and taking care of yourself. जैसे हम बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, again taking care of yourself is something which is very important. Taking care of your skin is important. तो using a sunscreen, washing your face, moisturizing it, shampooing your hair, trimming your nails, है ना। तो ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज स्ट्रेंथन होती है अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपकी प्रोटीन अमीनो एसिड इनटेक है, तो आपके हेयर स्ट्रॉन्गर होंगे, आपके नेल स्ट्रॉन्गर होंगी, आपकी ब्रिटलनेस इंप्रूव होगी। जैसे कि आजकल काफी लोग इंक्रीज कोलेजन इनटेक करें, तो व्हाट इज कोलेजन? कोलेजन इज जस्ट अ प्रोटीन ओनली ना, इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। तो आपकी स्किन हेल्दी होगी, आपका कोलेजन इंडक्शन जो बॉडी का होगा, जो कोलेजन नेचुरली बना रही है, वो बेटर होगा, क्योंकि आपका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो आप डाइट से ज्यादा ले रहे हो, इसलिए। Okay. Thank you so much, Dr. Niharika. That was really helpful. काफी कुछ सीखने को मिला आपसे, and I hope हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा. So the drill is to maintain. Yes. You know, जो भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम है या हेयर में प्रॉब्लम है, what you have to understand is कि वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, and for that you need a doctor. Yes. So please like, share and subscribe to our channel and keep watching Fit Tak for more such health podcasts. Thank you.